स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं कश्मीर के इतिहास की गहराइयों में, कुछ बहुत ही अनोखे स्रोतों के जरिए। तो आज हमारा फोकस क्या रहेगा? आज हम बिल्कुल बुनियाद की बात कर रहे हैं कि कश्मीर का जो सुदूर अतीत है उसके बारे में हमें पता कैसे चलता है। ये सारी कहानी आती कहाँ से है, हम बिल्कुल शुरू से देखेंगे। प्राचीन पुरातात्विक स्थल, शुरुआती लिखित ग्रंथ और वहाँ बसने वाले सबसे पहले लोग। सुनने में तो ये बहुत ही रोमांचक लग रहा है। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस खूबसूरत वादी की कहानी असल में शुरू कैसे हुई, जमीन की खुदाई से मिले सबूतों से और पुराने लेखकों की बातों से। बिल्कुल। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं ये परत दर परत इतिहास को खोलना। तो सबसे पहला सवाल, और शायद सबसे बुनियादी सवाल भी, कि भाई इतने पुराने हजारों साल पहले के इतिहास को हम आज के जमाने में जोड़ते कैसे हैं? ये सारी जानकारी आती कहाँ से है? कौन से वो टुकड़े हैं जिनसे ये पूरी तस्वीर बनती है? देखिए, मोटे तौर पर अगर हम समझें तो दो तरह के मुख्य स्रोत होते हैं हमारे पास। एक तो है पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब वो चीजें जो पुराने जमाने के लोगों ने पीछे छोड़ दी। अच्छा। जैसे उनके औजार, उनके बर्तन, उनके घरों के निशान जो हमें खुदाई में मिलते हैं। और दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत, यानी वो सब कुछ जो लिखा गया है, प्राचीन ग्रंथ, किताबें, जो यात्री आए उनके लिखे हुए वर्णन, ये दोनों मिलकर ही हमें अतीत की एक बेहतर, ज्यादा मुकम्मल तस्वीर देते हैं। अच्छा, तो पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक स्रोत। चलिए पहले जमीन के नीचे जो दबे हुए सबूत हैं, यानी पुरातात्विक साक्ष्य, उनसे शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसी खास जगहें हैं, कोई साइट्स हैं जो हमें इस कहानी के बिल्कुल शुरुआती पन्ने दिखाती हैं? हाँ, बिल्कुल है। पुरातात्विक नजरिए से देखें तो एक जगह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रीनगर के पास बुर्ज़होम। बुर्ज़होम, हाँ सुना है इसका नाम। हाँ, इसका समय लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व का माना जाता है। मतलब आज से आप सोचिए करीब 4-5 हजार साल पहले। और इसे अक्सर भारत के सबसे पुराने ज्ञात पुरातात्विक स्थलों में गिना जाता है। 5000 साल, ये तो कमाल की बात है। ऐसा क्या मिला है वहां जो इसे इतना खास बना देता है? देखिए, वहाँ कई बहुत दिलचस्प चीजें मिली हैं। पत्थर के बने तरह तरह के औजार, कंकड़ के औजार हैं, रहने की जगहों के निशान हैं। और जो सबसे अनोखी चीज है शायद, वो है जमीन में खोदे गए गहरे गड्ढे। गड्ढे? हाँ, जिन्हें रहने के गड्ढे या पिट ड्वेलिंग्स कहते हैं। इसके अलावा जानवरों की हड्डियां, अनाज के दाने, ये सब भी मिला है। रहने के गड्ढे? आप कह रहे हैं कि लोग जमीन के नीचे गड्ढे खोद कर रहते थे? ये तो बड़ी अजीब बात है। शायद ठंड बहुत होती होगी। हाँ, बिल्कुल संभव है। कठोर मौसम से बचने के लिए ये एक तरीका रहा होगा। ये गड्ढे अक्सर गोल या अंडाकार होते थे और ऊपर से शायद लकड़ी और घास फूस से ढके जाते होंगे। ये उस जमाने के लोगों के अडेप्टेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जगह है गिलगित, जो अब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में है। वहां से भी करीब 300-200 ईसा पूर्व की पांडुलिपियां मिली हैं। पांडुलिपियां? हाँ, जो लकड़ी के बक्सों में बहुत संभाल कर रखी गई थी। अच्छा, यानी उस जमाने में लिखने पढ़ने का काम भी होता था। हाँ। और एक मठ स्थल का भी शायद जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। कश्मीर घाटी में ही एक प्राचीन बौद्ध मठ स्थल के अवशेष मिले हैं जो लगभग उसी दौर के हैं, 300-200 ईसा पूर्व के आसपास। वहाँ स्तूपों के हिस्से पाए गए हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर बुर्ज़होम, गिलगित, ये मठ स्थल, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल से ही कश्मीर में मानव बस्तियां थीं। और सिर्फ बस्तियां ही नहीं, बल्कि धीरे धीरे सामाजिक और धार्मिक ढांचे भी बन रहे थे। तो ये तो हुई जमीन से निकली चीजों की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ चीजों से पूरी कहानी नहीं बनती। उनके विचार, उनकी कहानियां, उनके समाज या राजाओं के बारे में जानना हो तो वहां फिर लिखित शब्दों यानी साहित्यिक स्रोतों का रोल आता होगा। इतिहास को जानने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सबसे पहले तो शायद नीलमत पुराण का जिक्र करना चाहिए। हाँ, नीलमत पुराण। माना जाता है कि इसे 6ठी-7वीं शताब्दी के आसपास कश्मीरी ब्राह्मणों ने संकलित किया था। और ये सिर्फ कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें कश्मीर की उत्पत्ति कैसे हुई, वहाँ का भूगोल, रीति रिवाज, लोक कथाएं, इन सब का वर्णन मिलता है। हाँ, नीलमत पुराण का नाम तो काफी सुना है। कहते हैं कश्मीर नाम की कहानी भी इसी में मिलती है। और इसके अलावा कौन से अहम ग्रंथ है? बिल्कुल, नाम की कहानी पर हम अभी आएंगे। नीलमत पुराण के अलावा जो सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है कल्हण की राजतरंगिणी। हाँ, राजतरंगिणी तो बिल्कुल, जो 12वीं शताब्दी में लिखी गई। इसे कश्मीर का एक व्यवस्थित इतिहास लिखने का पहला बड़ा प्रयास माना जाता है।
इसमें राजाओं की वंशावली है, महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। हालांकि ये भी सच है कि इसकी शुरुआती जानकारी थोड़ी पौराणिक कथाओं पर आधारित है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने समय के करीब आते हैं वो ज्यादा तथ्यात्मक होती जाती हैं। कल्हण की राजतरंगिणी, ये तो मतलब इतिहास पढ़ने वालों के लिए एक बेसिक टेक्स्ट है। और कोई स्थानीय लेखक जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया हो? हाँ, कल्हण के बाद भी ये परंपरा रुकी नहीं। जोनराज, श्रीवर, प्रज्ञा भट्ट और शुकायन जैसे इतिहासकारों ने राजतरंगिणी को आगे लिखा, उसे जारी रखा। इसके अलावा क्षेमेंद्र जैसे बड़े विद्वान भी हुए। उनकी रचनाएं हैं जैसे समय मातृका, नृपावली। ये उस समय के समाज और राजनीति पर काफी रोशनी डालती हैं। तो ये सारे स्रोत हमें एक अंदरूनी नजरिया, एक इनसाइडर व्यू देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि स्थानीय स्तर पर इतना कुछ लिखा गया। लेकिन क्या बाहर से जो लोग आए, यात्री या विद्वान, क्या उन्होंने भी कश्मीर के बारे में कुछ लिखा? उनके नजरिए से भी तो कुछ अलग पता चलता होगा ना? जरूर जरूर। बाहरी यात्रियों और विद्वानों के जो यात्रा वृत्तांत हैं वो भी बहुत कीमती हैं। जैसे 7वीं शताब्दी में चीन से बौद्ध यात्री हुएनसांग आए थे, जिन्हें हम श्वानजांग के नाम से भी जानते हैं। हाँ, वेनसांग। वो भारत आए और कश्मीर भी गए। उनका जो यात्रा वृत्तांत है सीयूकी, उसमें कश्मीर का काफी विस्तार से वर्णन है। वहाँ के लोग कैसे हैं, धर्म क्या है, राजा कौन है, भूगोल कैसा है। फिर उनसे भी आगे 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से आए विद्वान अल-बिरूनी, हाँ। उन्होंने अपनी मशहूर किताब तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-हिंद में कश्मीर के ज्ञान विज्ञान और भूगोल का जिक्र किया है। अल-बिरूनी जैसे इतने बड़े विश्व प्रसिद्ध यात्रियों ने भी कश्मीर को जरूरी माना और उसके बारे में लिखा। और क्या ये सिलसिला बाद के दौर में भी चला? हाँ, बिल्कुल जारी रहा। मध्यकाल और इसके बाद भी फारसी भाषा में कई इतिहास ग्रंथ लिखे गए, जैसे ख्वाजा मोहम्मद आजम कौल की वाक़यात कश्मीर है, पीर गुलाम हसन शाह की तारीख़ हसन है, पंडित बीरबल काचरू की मुख्तसर तारीख़ कश्मीर है, शरफ़-उद-दीन अली यज़दी की ज़फ़रनामा, हैदर मलिक की तारीख़ कश्मीर। और फिर अगर हम आधुनिक काल में आए तो अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान सर वॉल्टर लॉरेंस, हाँ, लॉरेंस, उन्होंने द वैली ऑफ कश्मीर लिखी, जो उस समय के कश्मीर का एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज माना जाता है। वाह, ये तो सचमुच जानकारी का एक पूरा खजाना है। मतलब स्थानीय विद्वानों की अपनी गहरी समझ, फिर वेनसांग और अल-बिरूनी जैसे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का बाहरी नजरिया, और फिर बाद के फारसी और अंग्रेजी दस्तावेज, इन सब को मिलाकर ही शायद हम कश्मीर के अतीत की एक ज्यादा संतुलित, ज्यादा मुकम्मल तस्वीर बना सकते हैं। आपने थोड़ी देर पहले नीलमत पुराण और नाम की उत्पत्ति का जिक्र किया था, तो चलिए अब उसी दिलचस्प सवाल पर आते हैं। ये जो खूबसूरत जगह है, इसका नाम कश्मीर आखिर पड़ा कैसे? क्या कहानी है इसके पीछे? हाँ, नीलमत पुराण इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा बताता है। कहानी ये है कि बहुत पुराने जमाने में ये पूरी घाटी जो है, ये एक बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। एक झील? हाँ, एक विशाल झील जिसका नाम था सतीसर, यानी सती की झील। ये पानी से लबालब भरी थी और इसमें एक जल राक्षस, एक जल दानव रहता था, जो आसपास के लोगों को बहुत परेशान करता था। अच्छा, एक विशाल झील और उसमें एक राक्षस, फिर देवताओं ने ऋषि कश्यप से मदद मांगी। ऋषि कश्यप ने अपनी तपस्या के बल से इस झील के पानी को बाहर निकालने का रास्ता बनाया। ऐसा कहते हैं कि बारामूला के पास पहाड़ों को काटकर पानी बाहर निकाला गया। जब ये झील सूख गई और ये रहने लायक जमीन बन गई, तो ऋषि कश्यप के सम्मान में इस जगह का नाम कश्यपमर या कश्यपपुर पड़ा। कश्यपमर यानी कश्यप की भूमि या निवास, और कश्यपपुर मतलब कश्यप का शहर। हाँ, बिल्कुल। एक झील से जन्मी जमीन जिसे एक ऋषि ने बसाया, ये तो बड़ी काव्यात्मक सी कल्पना है। पर क्या यही नाम हमेशा से इस्तेमाल होता रहा, या वक्त के साथ इसमें कुछ बदलाव भी आए? नहीं, बिल्कुल बदलाव आए हैं। और ये बदलाव दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों का असर पड़ा। जैसे एक और प्राचीन भारतीय ग्रंथ है वराह मिहिर की बृहद संहिता, उसमें से कश्मीरास कहा गया है। कश्मीरास? हाँ, और अगर हम प्राचीन यूनानी इतिहासकारों की बात करें तो हेकेटियस ने, जो करीब 500 ईसा पूर्व के आसपास थे, उन्होंने इसे कस्पा पाइरोस या कस्पेरिया कहा है। टॉलेमी ने भी इसे कस्पेरिया के नाम से मेंशन किया है। कस्पा पाइरोस, कस्पेरिया, ये सुनने में यूनानी नाम लग रहे हैं। और वो चीनी यात्री हुइनसांग,
उन्होंने क्या लिखा था? वेन्त्सांग ने 7वीं शताब्दी में इसे काशी मिलो के रूप में दर्ज किया है। काशी मिलो। हाँ, तो माना यह जाता है कि समय के साथ कश्यपमर या उससे मिलते जुलते नाम धीरे धीरे बोलचाल में बदलते गए। प्राकृत भाषा में ये कस्पीर जैसा कुछ बना होगा, फिर स्थानीय कश्मीरी भाषा में ये कशीर हुआ। कशीर। हाँ, और अंत में संस्कृत निश्रूप कश्मीर ज्यादा प्रचलित हो गया। तो दिलचस्प बात यही है कि कैसे एक ही जगह का नाम अलग अलग दौर में अलग अलग सभ्यताओं के संपर्क में आने से बदलता रहा, विकसित होता रहा। ये नाम का सफर भी अपने आप में इतिहास का एक आईना है ना? ये तो है, वाकई में नाम का ये सफर उस जगह के सांस्कृतिक आदान प्रदान की कहानी भी कहता है। चलिए अब नाम की कहानी से थोड़ा और पीछे चलते हैं, उस समय में जब शायद नाम भी नहीं रखे गए थे। मतलब सबसे शुरुआती दौर, प्रागैतिहासिक कश्मीर, वो जो हिमयुग वगैरह का जमाना था, उसके बारे में हम क्या जानते हैं? देखिए, कश्मीर घाटी की जो भूवैज्ञानिक बनावट है वो अपने आप में बड़ी अनोखी है। यहाँ पर जो पुरातात्विक खुदाई का काम ज्यादा गंभीरता से शुरू हुआ वो 1960 के दशक में हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया। अच्छा। डॉक्टर सुनील चंद्र रे जैसे पुरातत्वविदों के काम से ये पता चलता है कि चतुर्थक काल यानी क्वेटरनरी पीरियड, जो पिछले करीब 26 लाख सालों का समय है, उस दौरान इस घाटी ने कई बड़े हिमयुग देखे और झेले हैं। मतलब कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ बर्फ की मोटी चादरें फैलीं और फिर सिकुड़ गईं। हिमयुग, इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ का मौसम, यहाँ का भूगोल आज से बिल्कुल अलग रहा होगा। इसके सबूत कहाँ मिलते हैं हमें? इसके सबसे साफ सबूत मिलते हैं करेवा नाम की भूवैज्ञानिक संरचनाओं में। करेवा असल में क्या है? ये प्राचीन झीलों के तल में जमा हुई मिट्टी, गाद और रेत की मोटी मोटी परतें हैं। अच्छा, जो अब ऊपर उठ गई हैं। हाँ, जो अब पठार या ऊंची समतल जमीन की तरह दिखती हैं। और ये परतें कश्मीर घाटी में दूर दूर तक फैली हुई हैं। भूवैज्ञानिक इन्हें 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। निचला करेवा जो प्लाइस्टोसीन युग यानी पहले हिमयुग के दौरान बना, और ऊपरी करेवा जो बाद के अंतर हिमनदी युग में बना, जब बर्फ पिघली और शायद फिर से झीलें बनी। करेवा मतलब ये परतें अपने आप में हजारों लाखों साल के क्लाइमेट चेंज का रिकॉर्ड है। पर इन परतों से हमें उस समय के इंसानों के बारे में क्या पता चलता है? क्या वहां कुछ मिला है? हाँ बिल्कुल, इन करेवा परतों में न सिर्फ हमें पुराने पेड़ पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिले हैं, बल्कि कुछ जगहों पर पत्थर के बने हुए बिल्कुल शुरुआती औजार भी पाए गए हैं। अच्छा। ये औजार प्लाइस्टोसीन काल के माने जाते हैं। तो ये इस बात का संकेत देते हैं कि हिमयुगों के दौरान भी या उनके बीच के जो थोड़े गर्म दौर थे, उनमें भी यहाँ मानव गतिविधियां मौजूद थीं। तो ये जो भूवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है और इसमें मिलने वाले ये शुरुआती सबूत हैं, ये उस मानव कहानी की नींव रखते हैं जो आगे चलकर यहाँ इतनी फली फूली। ये बताते हैं कि इंसान ने कितने मुश्किल माहौल में भी जीना सीखा। ठीक है, तो ये हिमयुगों के उतार चढ़ाव के बाद जब मौसम थोड़ा ठीक हुआ होगा, स्थिर हुआ होगा, तब किस तरह का जीवन सामने आता है? क्या अब हम नवपाषाण काल या न्यू स्टोन एज की बात कर रहे हैं, जब खेती और स्थायी बस्तियों की शुरुआत हुई मानी जाती है? हाँ बिल्कुल, अब हम आते हैं नवपाषाण युग, न्यूलिथिक एज पर। और ये कश्मीर के प्रागैतिहासिक अध्ययन में एक बहुत ही अहम पड़ाव है। और यहाँ फिर से वो जगह बुर्ज़होम बिल्कुल सेंटर स्टेज पर आ जाती है। हाँ, बुर्ज़होम। जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, यहाँ जो बस्तियां मिली हैं वो लगभग 2375 ईसा पूर्व की हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ हमें शुरुआती कृषि के बिल्कुल साफ प्रमाण मिलते हैं। खुदाई में गेहूं, जौ और मसूर जैसी दालों के जले हुए बीज मिले हैं। खेती की शुरुआत, अरे वाह, ये तो मतलब मानव इतिहास में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इसका मतलब है कि लोग एक जगह टिककर रहने लगे होंगे। उनके औजारों और रहन सहन के बारे में और क्या पता चलता है बुर्ज़होम से? हाँ, खेती ने यकीनन जीवन शैली को बदला होगा। औजारों को अगर हम देखें तो इस दौर में पत्थर के औजारों के साथ साथ हड्डी के बने औजार भी खूब इस्तेमाल होते थे। जैसे हड्डी की सुइयां मिली हैं, मछली पकड़ने के कांटे या हार्पून मिले हैं, भाले की नोकें हैं, खुरचनी हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि तांबे के औजार भी यहाँ दिखाई देने लगते हैं। अच्छा, तांबा भी? हाँ, हालांकि अभी कम मात्रा में। जैसे तांबे की बनी हुई तीर की नोकें या खंजर मिले हैं। तो ये धातु के इस्तेमाल की बिल्कुल शुरुआती आहट है। पत्थर और हड्डी तो थे ही, साथ में तांबे का शुरुआती इस्तेमाल और वो गड्ढे वाले घर, उनके बारे में थोड़ा और बताइए, वो बड़े अनोखे लग रहे हैं। हाँ, वो गड्ढे वाले घर, पिट ड्वेलिंग्स,
वो नवपाषाण काल की शुरुआती पहचान है बुर्ज़होम में। ये जमीन में खोदे गए गोल या अंडाकार गड्ढे होते थे। इनकी गहराई लगभग 3 से 4 मीटर तक हो सकती थी। काफी गहरे। हाँ, और अंदर जाने के लिए शायद सीढ़ियां या कोई ढलान जैसा बनाया जाता होगा। दीवारों पर शायद मिट्टी का लेप भी करते होंगे। इन गड्ढों के आसपास चूल्हों के निशान भी मिले हैं। हाँ, ये जरूर है कि बाद के चरण में लोग इन गड्ढों से निकलकर जमीन के ऊपर मिट्टी की ईंटों के घर बनाकर रहने लगे थे। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे धीरे धीरे जीवन बदला। गड्ढों से निकलकर जमीन पर घर बनाना, ये भी एक बड़ा स्टेप रहा होगा। लेकिन बुर्ज़होम से जुड़ी एक और बहुत ही चौंकाने वाली खोज का जिक्र आता है। वहां एक इंसानी खोपड़ी मिली थी। उसमें क्या खास था? हाँ, ये बुर्ज़होम की सबसे सनसनीखेज खोजों में से एक मानी जाती है। वहां एक नवपाषाण काल की खोपड़ी मिली है जिसमें जानबूझकर छेद किए गए हैं। छेद? हाँ, एक तरह की ड्रिलिंग की गई है। इस प्रक्रिया को ट्रेपिनेशन कहते हैं। दुनिया में और भी कई जगह पर प्राचीन काल में ट्रेपिनेशन के सबूत मिले हैं। ट्रेपिनेशन मतलब खोपड़ी में छेद करना? क्यों करते होंगे ऐसा? कोई आइडिया है? देखिए, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक संभावना तो ये है कि ये किसी तरह की प्रारंभिक शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी का हिस्सा रहा हो। सर्जरी उस जमाने में? हाँ, हो सकता है सिर दर्द या दिमागी दौरे या किसी चोट के इलाज के लिए सिर के अंदर का दबाव कम करने की कोशिश हो, या फिर इसका कोई धार्मिक या रस्म वाला महत्व रहा हो। कारण जो भी हो, ये इस बात का पक्का सबूत है कि हजारों साल पहले भी लोग मानव शरीर को समझने की और शायद उसमें दखल देने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके ज्ञान और उनके साहस के बारे में बड़े दिलचस्प सवाल खड़े करता है। शुरुआती ब्रेन सर्जरी? अरे वाह, ये तो सचमुच एक आहा मोमेंट है। ये दिखाता है कि उस समाज में शायद हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा जटिलता रही होगी। क्या बुर्ज़होम के अलावा कश्मीर में और भी नवपाषाण स्थल मिले हैं जिनसे हमें उस युग की एक पूरी तस्वीर बनाने में मदद मिले? हाँ, बुर्ज़होम सबसे प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन अकेला नहीं है। दक्षिण कश्मीर में बेगागुंड है, पंपोर के पास पांसगोम है, सोमबुर है और त्राल के पास वजिनतल और ब्राह जैसी जगहें हैं। इन सभी जगहों पर भी नवपाषाण काल की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। अच्छा। तो इन सभी जगहों से जो औजार मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं और दूसरे अवशेष मिले हैं, वो सब मिलकर हमें उस युग के कश्मीरी जीवन की एक ज्यादा फैली हुई, ज्यादा व्यापक तस्वीर बनाने में मदद करते हैं। ये दिखाता है कि ये संस्कृति सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं थी, बल्कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में फैली हुई थी। तो नवपाषाण युग में हमने देखा खेती की शुरुआत हुई, जमीन के नीचे और फिर ऊपर घर बने, पत्थर, हड्डी और शुरुआती धातु के औजार इस्तेमाल हुए, और यहाँ तक कि सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाएं भी शायद होती थी। इसके बाद इतिहास में कौन सा पड़ाव आता है? क्या वो महापाषाण युग यानी बड़े पत्थरों का युग? उसका कश्मीर में क्या मतलब है? सही। नवपाषाण युग के बाद जो सांस्कृतिक चरण आता है उसे कुछ विद्वान महापाषाण संस्कृति मेगालिथिक कल्चर से जोड़कर देखते हैं। हालांकि कश्मीर का महापाषाण काल, जो दक्षिण भारत का महापाषाण काल है, उससे थोड़ा अलग है। लेकिन इसकी एक बहुत ही प्रमुख और दिखने वाली विशेषता है मेनहिर। मेनहिर? हाँ, मेनहिर। ये विशाल बड़े बड़े पत्थर होते हैं, कभी तराशे हुए, कभी बिना तराशे हुए, जिन्हें जमीन में सीधा खड़ा किया जाता था। मेनहिर यानी बड़े बड़े पत्थर खड़ा करना। ये तो भाई बहुत मेहनत का काम रहा होगा। इनको क्यों खड़ा किया जाता था, कोई अंदाजा है? हाँ, जाहिर है। इन भारी भरकम पत्थरों को आसपास की पहाड़ियों से लाना और फिर उन्हें सीधा खड़ा करना, इसमें यकीनन पूरे समुदाय का प्रयास लगता होगा, एक संगठन की जरूरत होती होगी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये मेनहिर शायद किसी महत्वपूर्ण घटना की याद में खड़े किए जाते होंगे, या किसी खास व्यक्ति के स्मारक के तौर पर, या फिर हो सकता है किसी कबीले या समुदाय के इलाके को मार्क करने के लिए लगाए जाते होंगे। एक तरह से उस समय के लैंडमार्क या मेमोरियल थे ये। बुर्ज़होम में भी नवपाषाण काल के बाद के जो लेवल्स हैं, उनमें ऐसे मेनहिर मिले हैं। तो ये मेनहिर इस युग की एक पहचान है। इसके अलावा और क्या चीजें मिलती हैं जो इस महापाषाण काल को डिफाइन करती हैं? लाइफस्टाइल में क्या बदलाव दिखते हैं? इस दौर में हमें मिट्टी की ईंटों से बनी संरचनाएं मिलती हैं और मलबे यानी रबल से बनी दीवारें भी मिलती हैं। तो ये घर बनाने की तकनीक में और विकास दिखाता है। धातु का उपयोग भी बढ़ता हुआ दिखता है। तांबे की बनी चीजें शायद थोड़ी ज्यादा मिलती हैं। हड्डी और पत्थर के औजार अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनमें शायद थोड़ी और फिनिशिंग आ गई है।
और मिट्टी के बर्तन, क्या उनमें भी कोई बदलाव या विकास नजर आता है? उनमें कुछ फर्क आया? हाँ, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला में तो निश्चित रूप से प्रगति दिखती है। इस दौर में कुम्हार का चाक यानी पॉटर्स व्हील, उसका इस्तेमाल आम हो जाता है। हमें एक खास तरह के किरकिरे लाल रंग के बर्तन मिलते हैं जिन्हें ग्रिटी रेड वेयर पॉटरी कहते हैं। अच्छा, लाल बर्तन। हाँ, जो चाक पर बने होते थे। इसके साथ ही बहुत अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए काले रंग के बर्तन भी पाए गए हैं जिन्हें पॉलिश्ड ब्लैकवेयर कहते हैं। ये ज्यादा उन्नत तकनीक का सबूत है। तो ये अलग-अलग तरह के बर्तन शायद अलग-अलग कामों के लिए इस्तेमाल होते होंगे, या हो सकता है ये सामाजिक स्थिति का भी प्रतीक हो। लाल बर्तन, काले पॉलिश वाले बर्तन, धातु का बढ़ता इस्तेमाल और वो विशाल खड़े पत्थर, ये सब मिलकर नवपाषाण युग से आगे बढ़ते हुए समाज की एक तस्वीर बनाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बुर्ज़होम जैसी जगहों पर हमें ये सारे बदलाव एक के बाद एक लगातार दिखते हैं। बिल्कुल। बुर्ज़होम की खुदाई से मिली कई कलाकृतियां इसी बाद के महापाषाण काल की हैं। ये दिखाता है कि उस जगह पर जीवन सिर्फ नवपाषाण युग में ही खत्म नहीं हो गया, बल्कि उसके बाद भी सदियों तक जारी रहा। तो ये हमें निरंतरता और परिवर्तन, कंटिन्यूटी और चेंज दोनों दिखाता है। कैसे कुछ पुरानी चीजें चलती रहीं और कैसे नई तकनीकें और नई प्रथाएं विकसित हुईं। तो अगर हम इस पूरे यात्रा को, इस गहरी खोज को समेटें, तो एक ऐसी घाटी जो कभी एक विशाल झील थी, जिसे बड़े बड़े हिमयुगों ने आकार दिया। वहां पहले इंसान बसे, जिन्होंने जमीन के नीचे गड्ढों में घर बनाए, फिर खेती शुरू की, पत्थर और हड्डी के औजार घड़े और शायद दिमाग की सर्जरी तक की कोशिश की। फिर वो दौर आया जब लोगों ने जमीन पर घर बनाए, धातु का इस्तेमाल बढ़ाया, बेहतर बर्तन बनाए और अपनी पहचान या अपनी यादों को दर्ज करने के लिए जमीन में विशाल पत्थर गाड़े। कश्मीर का ये सबसे पुराना इतिहास वाकई अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और गहरा है, जिसे हमने जमीन से निकले सबूतों और पुराने ग्रंथों के धाड़ुओं से बुनकर समझने की कोशिश की है। एकदम सही कहा आपने। ये जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत हैं, ये हमें उस कहानी की झलकियां दिखाते हैं जो उन राजवंशों और उन घटनाओं से हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जिनके बारे में हम अक्सर ज्यादा सुनते या पढ़ते हैं। ये स्रोत हमें मानव बस्ती, नवाचार, मुश्किल हालातों में ढलने की क्षमता और संस्कृति के उन शुरुआती अध्यायों तक ले जाते हैं जो हजारों सालों तक फैले हुए हैं। अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें तो ये कश्मीर को दक्षिण एशिया में शुरुआती मानव विकास और सांस्कृतिक जटिलता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में दिखाता है। तो इस सब का मतलब क्या है? आज हमारे लिए इन पुरानी परतों को समझने का क्या महत्व है? ये जानना क्यों जरूरी है? मेरे ख्याल से ये सबसे पहले तो यही दिखाता है कि इतिहास बनता कैसे है। एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती जाती है। हर युग, हर संस्कृति अपनी एक अनूठी छाप छोड़ जाती है, अपनी एक विरासत छोड़ जाती है। चाहे वो पत्थर का एक साधारण सा औजार हो, या मिट्टी का कोई बर्तन, या जमीन के नीचे बना हुआ घर हो, या फिर आसमान की तरफ इशारा करता हुआ वो एक विशाल मेन्हिर। ये सब मिलकर उस जगह की पहचान बनाते हैं। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है। शायद सुनने वालों के लिए भी ये विचार करने लायक हो। ये जो खास भूदृश्य है, ये अनोखी घाटी जिसे उन प्राचीन झीलों और उन भयंकर हिमयुगों ने गढ़ा था, जिसका जिक्र हमने करेवा संरचनाओं के संदर्भ में किया था, इस भूगोल ने, इस जमीन ने यहाँ हजारों सालों से बसने वाले लोगों की संस्कृति को, उनके जीने के तरीकों को, उनकी कला को और शायद उनके अंदर जो एक लचीलापन है उसको किस तरह से प्रभावित किया होगा। इस धरती और यहाँ के लोगों के बीच वो क्या गहरा, वो क्या अटूट रिश्ता रहा होगा जो इतने उतार चढ़ाव के बाद भी बना रहा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब शायद इतिहास की और भी गहराइयों में छिपे हों। हम कश्मीर के प्राचीन इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। हाँ, एक ऐसा इतिहास जो बहुत कम जाना जाता है लेकिन बेहद दिलचस्प है। हमारा मेन सोर्स रहेगा कल्हड़ की राजतरंगिणी, जो करीब 12वीं सदी में लिखी गई थी। इसे कश्मीर का पहला डिटेल्ड हिस्टोरिकल टेक्स्ट मानते हैं, है ना? बिल्कुल। राजतरंगिणी कमाल की किताब है। यह हमें उस दौर के कश्मीर की एक झलक देती है जो शायद कहीं और न मिले। तो हमारा मकसद है इसी के जरिए कश्मीर के शुरुआती राजवंशों को समझना। कौन थे, कब थे, क्या हुआ उनके टाइम पे। हाँ, और कैसे अलग अलग ताकतों ने बाहरी और अंदरूनी इस घाटी को शेप दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो राजतरंगिणी के हिसाब से कहानी शुरू होती है गोनंद प्रथम से, लगभग 3000 ईसा पूर्व, और इनका कनेक्शन महाभारत से भी जुड़ता है। हाँ, कहते हैं वो जरासंध के रिश्तेदार थे। अच्छा। और सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं,
महाभारत युद्ध में उन्होंने जरासंध का साथ दिया था और कृष्ण के भाई बलराम के हाथों मारे गए थे। ओह, तो ये मतलब लिटरल हिस्ट्री है या मिथ्य कनेक्शन? ये बड़ा सवाल है। देखिए, राजतरंगिणी में इतिहास और मिथक थोड़े मिले हुए हैं, लेकिन ये दिखाता है कि कश्मीर उस टाइम भी बड़े इंडियन नैरेटिव का हिस्सा माना जाता था। गोनंद प्रथम के बाद उनके बेटे दामोदर, उन्होंने भी कृष्ण से युद्ध किया और मारे गए। फिर दामोदर के बेटे गोनंद द्वितीय राजा बने। तो शुरुआती काफी नाटकीय है। बिल्कुल। गोनंद द्वितीय के बाद एक लंबा गैप लगता है और फिर 35 पांडव राजाओं का जिक्र आता है। इनमें पहले कौन थे? राजतरंगिणी कहती है अर्जुन के पोते परीक्षित के बेटे हरणदेव। अच्छा, पांडवों से सीधा कनेक्शन। लेकिन इनका राज लंबा नहीं चला। नहीं, इसका अंत भी बड़ा ड्रामेटिक था। कहते हैं एक भयानक भूकंप आया। भूकंप? हाँ, और उससे एक पूरा शहर संदीमत नगर पानी में डूब गया। पूरा शहर? हाँ, और उसी जगह पर आज की वुलर झील बनी है। कमाल है, मतलब एक नेचुरल डिजास्टर ने इतिहास बदल दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रकृति का कितना बड़ा रोल हो सकता है। इसके बाद क्या हुआ? क्या बाहरी ताकतों का असर दिखना शुरू हुआ? हाँ, अब हम आते हैं लगभग 600 से 400 ईसा पूर्व के आसपास। यहाँ फारस के हखामनी साम्राज्य का जिक्र मिलता है, यानी पर्शियन एम्पायर। हाँ, वही साइरस और डेरियस जैसे शासक। माना जाता है कि उनका कंट्रोल कश्मीर और नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब गांधार और सिंधु रीजन तक फैल गया था। तो कश्मीर उस बड़े साम्राज्य का हिस्सा बन गया एक तरह से। समय के लिए, हाँ, लेकिन ये कंट्रोल शायद धीरे धीरे ढीला पड़ गया। कब तक रहा होगा ये? पक्का कहना मुश्किल है, पर जब सिकंबर आया 326 ईसा पूर्व में, तब तक शायद यहाँ हखामनी पकड़ नहीं रही थी। तब अभिसार नाम के स्थानीय राजा का जिक्र मिलता है। अच्छा, तो हखामनी प्रभाव एक फेज था। इसके बाद कौन सी बड़ी ताकत आई? इसके बाद आए मौर्य, अशोक के टाइम पे 3री सदी ईसा पूर्व में। हाँ, ये तो बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल, अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बना कश्मीर, और यहीं से कश्मीर में बौद्ध धर्म की एंट्री हुई। अशोक ने ही बौद्ध धर्म इंट्रोड्यूस किया वहां? हाँ, उन्होंने बाकायदा मिशनरी भेजे थे, मज्झंतिक और उर्वस नाम के। अच्छा, बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। अशोक के बाद उनके बेटे जलूक का जिक्र है। उन्होंने कुछ बाहरी हमलावरों को हराया था। हाँ, मल्लेच कहा गया उन्हें, शायद इंडो ग्रीक ट्राइब्स रही हों। जलूक ने शांति बहाल की। उनके बाद उनके बेटे दामोदर द्वितीय आए, जो शैव थे। शैव? मतलब बौद्ध धर्म के साथ साथ शैव धर्म भी चल रहा था? हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स था। बौद्ध धर्म फैल रहा था, लेकिन शैव धर्म की जड़ें पुरानी और मजबूत थीं। और मौर्यों के बाद क्या सीधे कुषाण आ गए या बीच में कोई और था? यहाँ थोड़ा गैप है। कई स्कॉलर्स मानते हैं कि मौर्यों के कमजोर पड़ने और कुषाणों के आने के बीच लगभग 200 साल शायद इंडो ग्रीक राजाओं का शासन रहा होगा इस इलाके में। अच्छा, ग्रीक राजा? हाँ, यवन जिन्हें कहते हैं। राजतरंगिणी में सीधा जिक्र कम है, पर सिक्कों वगैरह से अंदाजा लगता है। और फिर आते हैं कुषाण, जिन्हें कल्हण तुरुष्क कहते हैं। हाँ, लगभग ईसा पूर्व से 1778 ईस्वी तक। कल्हण 3 मेन राजाओं का जिक्र करते हैं, कनिष्क, हुष्क और जुष्क। कनिष्क, इनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, कनिष्क लगभग 127-150 ईस्वी कुषाणों में सबसे महान थे। कश्मीर उनके विशाल साम्राज्य का अहम हिस्सा था। उन्होंने यहाँ मंदिर, विहार बनवाए। और सबसे इम्पोर्टेंट, चौथी बौद्ध संगीति। बिल्कुल, वो कनिष्क ने ही करवाई थी, कश्मीर के कुंडलवन में, जो आज का हरवन है। ये वही संगीति है जहां बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में बट गया। जी हाँ, ये बौद्ध इतिहास की एक टर्निंग पॉइंट थी, और वो कश्मीर में हुई। कनिष्क के टाइम पे कश्मीर बौद्ध और हिंदू दोनों फिलॉसफी का बड़ा सेंटर बन गया था। यहाँ के विद्वान बाहर भी गए थे धर्म प्रचार के लिए। हाँ, कई कश्मीरी बौद्ध मिशनरी जैसे कुमारजीव चीन और तिब्बत तक गए। अद्भुत। तो कुषाण वंश का अंत कैसे हुआ कश्मीर में? कल्हण के अनुसार जुष्क आखिरी शासक थे, 1778 ईस्वी तक। उनके बाद कुषाण पावर खत्म हो गई और सत्ता फिर से बदल गई। और कौन आया इस बार? गुणन वंश दोबारा। क्या बात है, वो फिर वापस आ गए? हाँ, लगता है लोकल जड़ें काफी मजबूत थीं। ये गुणन वंश का दूसरा दौर था, लगभग 178 से 500 ईस्वी तक। इस दौर के कोई खास राजा? एक अभिमन्यु प्रथम का जिक्र है। कहते हैं वो सर्दियों में ठंड से बचने के लिए राजधानी कश्मीर से राजौरी ले जाते थे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हाँ, फिर गुणंद तृतीय, विभीषण प्रथम जैसे नाम भी हैं। लेकिन 5वीं सदी के आखिर में फिर बदलाव आया। हाँ, इस बार मध्य एशिया से हूणों का आक्रमण हुआ। श्वेत हूण
या हेफ्थलाइट्स। भ्रूण, इनका नाम तो काफी खूंखार लगता है। हाँ, उन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया का बड़ा हिस्सा जीत लिया, कश्मीर भी। यहाँ उनका राज करीब 100 साल रहा, 500 से 600 ईस्वी तक। कश्मीर में उनका शासन कैसा था? इसमें मिहिरकुल 502 से 530 ईस्वी का नाम सबसे ऊपर आता है। उसे बहुत क्रूर बताया गया है। अच्छा। मालवा में हारने के बाद वो कश्मीर आया और कहते हैं उसने यहाँ पूजा स्थलों को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन विरोधाभास ये है कि उसने शैव धर्म को सपोर्ट किया और श्रीनगर के पास एक बड़ा शिव मंदिर भी बनवाया। ये तो अजीब बात है, क्रूर भी और धार्मिक भी। इतिहास ऐसे किरदारों से भरा पड़ा है। खैर, मिहिरकुल के बाद हूण कमजोर पड़ गए। बाड़क, नाक, अक्ष, गोपादित्य, गोकर्ण, युधिष्ठिर जैसे कुछ और हूण शासक हुए। युधिष्ठिर आखिरी थे जिन्हें भागना पड़ा। हूणों के जाने के बाद कश्मीर में कौन आया? क्या फिर से गोनंद? नहीं, इस बार उज्जैन के शासकों का प्रभाव बढ़ा। माना जाता है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के कोई रिश्तेदार थे, प्रतापादित्य। उन्होंने यहाँ शासन शुरू किया। उज्जैन से मतलब मालवा का कनेक्शन। हाँ, उनके वंशजों ने कुछ टाइम राज किया। आखिरी थे संधिमति, जो कहते हैं खुद ही राज छोड़कर साधु बन गए। आर्य राजा की उपाधि ली। उन्होंने किसके लिए राज छोड़ा? मेघवाहन के लिए। और मेघवाहन कौन थे? वो आखिरी हूण शासक युधिष्ठिर के पोते थे। अरे, तो गोनंद वंश फिर से तीसरी बार? हाँ, ये कहानी का एक और दिलचस्प मोड़ है। ये तो कमाल है। तो मेघवान कैसे राजा थे? उन्हें बहुत नेक और धार्मिक बताया गया है। बौद्ध धर्म को मानते थे, अहिंसा पर जोर था, शिकार और पशु बलि बंद करवा दी थी। अच्छा। उनकी रानी अमृत प्रभा ने अमृत भवन विहार बनवाया, जो काफी फेमस हुआ। लेकिन लगता है गोनंद वंश की किस्मत में लंबा राज नहीं था। हाँ, कुछ समय बाद फिर उज्जैन के विक्रमादित्य ने कंट्रोल ले लिया, पर उन्होंने ज्यादा देर नहीं रखा। अपने बेटे प्रवरसेन द्वितीय को गद्दी सौंप दी। प्रवरसेन द्वितीय, ये नाम महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, ये काफी योग्य और शक्तिशाली शासक थे। इन्होंने राज्य को सौराष्ट्र तक फैलाया और सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रवरसेनपुर नाम की नई राजधानी बसाई। प्रवरसेनपुर? हाँ, जो आज का श्रीनगर है। ओह, तो आज की श्रीनगर की नींव प्रवरसेन द्वितीय ने रखी थी। बिल्कुल। उन्होंने करीब 60 साल अच्छे से राज किया। उनके बाद युधिष्ठिर द्वितीय, रणदित्य और फिर बालादित्य राजा बने। बालादित्य इस तीसरे गोनंद दौर के आखिरी राजा थे। और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे इतिहास फिर बदला। हाँ, उन्होंने अपनी बेटी की शादी अपने एक काबिल मंत्री दुर्लभवर्धन से की और उसी को अपना वारिस बना दिया। मंत्री को? हाँ, और इसी दुर्लभवर्धन ने 598 ईस्वी में कर्कोटक राजवंश की शुरुआत की। कर्कोटक राजवंश 598 ईस्वी। तो यहाँ से कश्मीर का एक नया गोल्डन पीरियड शुरू होता है। बिल्कुल कह सकते हैं। ये कश्मीर के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दौर था। दुर्लभवर्धन के टाइम की कोई खास बात? हाँ, उनके ही शासनकाल में मशहूर चीनी यात्री ह्वेन त्सांग कश्मीर आए थे। ह्वेनसांग जी, वो करीब 2 साल 629-621 ईस्वी यहाँ रहे। उन्होंने संस्कृत और हिंदू शास्त्र पढ़े और कश्मीर की नॉलेज ट्रेडिशन की बहुत तारीफ की। अच्छा, दुर्लभवर्धन के बाद? उनके बेटे प्रतापादित्य राजा बने, जिन्होंने प्रतापपुर शहर बसाया, जो आज टापर कहलाता है। फिर उनके 3 बेटे एक एक करके राजा बने, चंद्रपीठ, तारापीठ और फिर ललितादित्य मुक्तपीठ। हाँ, कर्कोटक वंश के सबसे महान और शायद कश्मीर के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तपीठ 724-760 ईस्वी। उन्हें कश्मीर का समुद्रगुप्त भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, और ये काफी हद तक सही भी है। उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। कहाँ तक फैला हुआ था? देखिए, राज तरंगणी के अनुसार उन्होंने पंजाब, कन्नौज, तिब्बत, लद्दाख, बदख्शां, सेंट्रल एशिया, ईरान के कुछ हिस्से, बिहार, बंगाल, गौड़, कलिंग, ओडिशा, दक्षिण भारत के कुछ इलाके, गुजरात, मालवा, मारवाड़, सिंध, सब को जीता था। बाप रे, ये तो लगभग पूरा सबकॉन्टिनेंट और उससे भी आगे हो गया। हाँ, उन्होंने सिंध में अरबों के बढ़ते प्रभाव को भी रोका था। ये कश्मीर की पावर का पीक था। सिर्फ विजेता ही थे या कुछ बनवाया भी? वो आर्ट और लर्निंग के भी बड़े संरक्षक थे। उन्होंने परिहासपुर नाम का शहर बसाया, मतलब खुशियों का शहर। आज तो खंडर है, पर कभी भव्य रहा होगा। और मार्तंड सूर्य मंदिर? हाँ, वो उनका सबसे शानदार निर्माण है, मार्तंड का सूर्य मंदिर। उसके खंडर आज भी उसकी विशालता और सुंदरता की गवाही देते हैं। उनके दरबार में विद्वान भी थे? बिल्कुल, भवभूति, वाकपति राज जैसे बड़े कवि और विद्वान उनके दरबार में थे।
तो ललितादित्य का दौर हर लिहाज से सुनहरा था। उनके बाद क्या हुआ? क्या वंश चला? उनके पोते जयपीड़ भी एक काबिल राजा थे। उन्होंने भी कुछ शहर और किले बनवाए, लेकिन उनके बाद धीरे धीरे करकोटक वंश ढलान पर आ गया। अंदरूनी झगड़े, कमजोर राजा और 8वीं सदी के अंत तक ये महान वंश भी खत्म हो गया। तो हमने आज लगभग 4000 साल का सफर तय किया, गोनंद से शुरू होकर बीच में अखामनी, मौर्य, कुषाण, हूण जैसे बाहरी प्रभाव और फिर करकोटक वंश का उत्थान और पतन। सत्ता बदलती रही। हाँ, और इस पूरे सफर में हमने देखा कि कश्मीर कैसे बाहरी दुनिया से जुड़ा रहा, लेकिन अपनी एक अलग पहचान भी बनाता रहा। बौद्ध और शैव धर्म का संगम हुआ, ज्ञान और कला का केंद्र बना। कल्लण की राजतरंगिणी हमें इन सब बदलावों की एक गजब की तस्वीर दिखाती है। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि इतने राजवंशों, इतनी संस्कृतियों के आने जाने से आज के कश्मीर की जो पहचान है वो कैसे बनी होगी, कितना कुछ घुला मिला होगा उसमें। बिल्कुल, और श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या इन प्राचीन राजवंशों की निशानियां, चाहे वो मार्तंड के खंडर हों या विहारों की यादें या सत्ता संघर्ष की कहानियां, आज भी कश्मीर की रूह में जिंदा हैं? क्या इतिहास के ये चक्र किसी न किसी रूप में आज भी घूम रहे हैं? सोचने वाली बात है। कश्मीर के मध्यकालीन इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर की बात करने वाले हैं। खासतौर पर करकोटा राजवंश के बाद का जो समय था, काफी उथल-पुथल भरा रहा वो। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी ये जो चर्चा है, ये कश्मीर का मध्यकालीन इतिहास, राजवंश और परिवर्तन नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। तो हमारा मकसद यही है कि 855 ईस्वी के बाद कौन-कौन से राजवंश आए, कौन अहम शासक उभरे और क्या बड़े बदलाव हुए उस दौर में, है ना? बिल्कुल। चलिए समझते हैं इसको परत दर परत। देखिए, करकोटा वंश जब खत्म हुआ, मतलब 855-56 ईस्वी के आसपास, तो कश्मीर में एक तरह का राजनीतिक और आर्थिक खालीपन आ गया था। माहौल काफी अस्थिर था और इसी माहौल में आप कह सकते हैं उत्पल वंश जैसे नए राजवंशों का उदय हुआ। इन्होंने कश्मीर को एक नई दिशा दी। अच्छा, तो हम उत्पल वंश से ही शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि सत्ता कैसे लोहार वंश, फिर देव वंश तक गई, और आखिर में ये भी कि कश्मीर में मुस्लिम शासन की नींव कैसे पड़ी। हाँ, ये पूरा सफर दिलचस्प होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है उत्पल वंश से। अवंती वर्मन ने 855 ईस्वी में इसकी नींव रखी। ये शासक इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? अवंती वर्मन, हाँ, 855 से 883 ईस्वी तक वो यकीनन उत्पल वंश के सबसे प्रभावशाली शासक थे। उन्होंने कश्मीर को उस समय की जो राजनीतिक और आर्थिक बदहाली थी उससे निकाला, शांति स्थापित की। कल्हण की राजतरंगिणी है ना, जो उस जमाने के कश्मीर के लिए हमारा सबसे अहम स्रोत है। हाँ, बिल्कुल। वो बताती है कि अवंती वर्मन ने न सिर्फ शहर और मंदिर बनवाए, बल्कि एक कुशल प्रशासन भी खड़ा किया। और अवंतीपुर शहर, वो भी तो उन्होंने ही बसाया था। और ये बात तो मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि वहां की जो ड्रेनेज सिस्टम थी, जल निकासी व्यवस्था, हाँ, वो सुइया नाम के एक इंजीनियर ने डिजाइन की थी। मतलब उस जमाने के हिसाब से ये तो काफी आगे की सोच है। बिल्कुल। सुइया सिर्फ इंजीनियर नहीं थे, वो एक विजनरी प्लानर थे, कह सकते हैं। उन्होंने न सिर्फ अवंतीपुर के लिए वो जटिल पानी का मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, बल्कि सुइयापुर शहर भी बसाया। अच्छा जी, जिसे आज हम सोपोर कहते हैं। ये उनकी तकनीकी काबिलियत का बड़ा सबूत है। कमाल है। अच्छा, अवंती वर्मन के बाद सत्ता किसके पास गई? क्या वो स्थिरता बनी रही? अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद वो 883 ईस्वी में उनके बेटे शंकर वर्मन गद्दी पर बैठे। शंकर वर्मन मतलब एक महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने कई विजय भी हासिल की, लेकिन उनकी छवि थोड़ी क्रूर शासक की भी थी। अपनी प्रजा पर वो भारी टैक्स लगाने के लिए जाने जाते थे। भारी टैक्स? अच्छा, इसके लिए कोई खास इंतजाम भी किया था उन्होंने? हाँ। टैक्स वसूली को मतलब सिस्टमैटिक और सख्त बनाने के लिए उन्होंने गृह कृत्य नाम का एक खास दफ्तर ही बना दिया था। गृह कृत्य? जी, इससे उनकी प्रशासनिक सख्ती का अंदाजा लगता है। उनकी मौत फिर 904 ईस्वी में उरी के पास हजारा में एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान हुई। तो शंकर वर्मन के बाद उनकी रानी सुगंधा ने भी कुछ समय शासन किया, लेकिन लगता है सत्ता फिर से डावाडोल हो गई। हाँ, रानी सुगंधा का दौर छोटा ही रहा, उन्हें जल्द ही हटा दिया गया। फिर सुरवर्मन शासक बने। वो 939 ईस्वी तक रहे, लेकिन इसी समय में एक बड़ा बदलाव पर्दे के पीछे चल रहा था। वो ये कि ब्राह्मणों की एक काउंसिल,
एक परिषद बहुत ताकतवर हो गई थी। अच्छा, मतलब शाही सत्ता कमजोर पड़ रही थी। ऐसा ही लगता है। धार्मिक राजनीतिक गुट हावी हो रहे थे। तो क्या इसी परिषद ने फिर तय किया कि अगला राजा कौन बनेगा? उत्पल वंश का अंत कैसे हुआ? बिल्कुल यही हुआ। परिषद इतनी शक्तिशाली हो गई कि सुरवर्मन को अपनी मां के साथ राज्य छोड़कर भागना पड़ा और बस यही उत्पल वंश खत्म हो गया। कमलवर्धन के नेतृत्व में इसी परिषद ने यशकर देव नाम के एक ब्राह्मण को गद्दी पर बैठा दिया। ओहो, ये कश्मीर के इतिहास में सत्ता के समीकरण बदलने का एक अहम मोड़ था वाकई। तो 939 ईस्वी में यहाँ से यशकर देव के साथ ब्राह्मण शासन का एक छोटा सा चैप्टर शुरू हुआ। हाँ, यशस्कर देव ने कोशिश की जो उत्पल वंश के आखिरी दिनों में सिविल वॉर जैसी हालत थी उसे खत्म कर कुछ शांति लाने की कोशिश की, पर उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चला। कितना छोटा रहा ये दौर, और इसका अंत इतना अचानक कैसे हो गया? यशस्कर देव के बाद उनके बेटे संग्राम देव राजा बने 948 ईस्वी में, लेकिन राजा बनते ही क्या हुआ? उनके अपने ही मंत्री पर्वगुप्त ने उनकी हत्या कर दी। अरे, और इस हत्या के साथ ही जो करीब 9 साल ब्राह्मण शासन चला था वो खत्म हो गया। सत्ता एक बार फिर मतलब तलवार के जोर पर हासिल की गई। और हत्या करने वाले मंत्री पर्वगुप्त ने खुद ही गद्दी हत्या ली। तो यहाँ से शुरू हुआ गुप्त शासन। सही कहा। पर्वगुप्त ने 948 में सत्ता संभाली, पर उनका राज भी सिर्फ 2 साल ही चला, 950 ईस्वी तक। वो भी क्रूरता और पैसे वसूलने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पर्वगुप्तेश्वर नाम का एक शिव मंदिर भी बनवाया था। उनके इतने छोटे से शासन के बाद फिर कौन आया? पर्वगुप्त के बाद उनके बेटे क्षेमगुप्त राजा बने 950 से 958 ईस्वी तक। और यहीं से कश्मीर के इतिहास की एक सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं चर्चित महिला किरदार की एंट्री होती है, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। मध्यकालीन कश्मीर के सबसे प्रभावशाली शासकों में गिनी जाती हैं। क्या खास बात थी इनकी? बहुत ज्यादा। क्षेमगुप्त ने शादी की थी लोहार के राजा सिंहराज की बेटी राजकुमारी दिद्दा से। ये शादी सिर्फ एक शादी नहीं थी, इसने अगले 50 सालों के लिए कश्मीर की राजनीति की दिशा ही तय कर दी। 50 साल? जी हाँ, दिद्दा बहुत महत्वाकांक्षी थी, राजनीतिक रूप से बेहद चतुर और सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में माहिर थीं। उन्होंने ये पकड़ बनाई कैसे और बनाए कैसे रखी? पति क्षेमगुप्त की मौत हुई 958 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने सीधे गद्दी नहीं संभाली। पहले उन्होंने अपने नाबालिग बेटे अभिमन्यु के संरक्षक के तौर पर शासन किया 972 तक। फिर अभिमन्यु की भी मौत हो गई, तो उन्होंने अपने पोतों को एक एक करके गद्दी पर बैठाया, लेकिन असल ताकत हमेशा अपने हाथ में रखी, पर्दे के पीछे से। बिल्कुल, ये उनकी राजनीतिक समझ दिखाता है। आखिरकार 980 ईस्वी में सारे विरोधियों को रास्ते से हटाकर वो खुद महारानी बन गईं। तो एक महिला शासक के तौर पर उनका सीधा शासन लगभग 2 दशक चला। कैसा रहा वो दौर? रानी दिद्दा ने कई मंदिर बनवाए, मठ बनवाए। ये शायद उनकी धार्मिक आस्था दिखाता है, या हो सकता है अपनी लेजिटिमेसी मजबूत करने का तरीका भी हो। हाँ, हो सकता है। उन्होंने प्रशासन को भी सुधारा, कई विद्रोह कुचले। वो एक बहुत मजबूत शासक साबित हुई, इसमें कोई शक नहीं। आधी सदी तक कश्मीर की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती रही। और उनके इतने लंबे शासन का अंत कैसे हुआ? सत्ता फिर किसके हाथ में गई? ये भी दिद्दा की मतलब राजनीतिक दूरदर्शिता ही कहेंगे। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने कश्मीर का सिंहासन अपने भतीजे को सौंप दिया। भतीजे को? हाँ, यानी अपने भाई उदयराज के बेटे संग्राम राज को। इस तरह उन्होंने सत्ता अपने मायके यानी लोहार वंश को ट्रांसफर कर दी, शायद ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके बाद भी सत्ता पर उनके खानदान का असर रहे। अच्छा, तो दिद्दा की मृत्यु के बाद 1003 ईस्वी में संग्राम राज के साथ लोहार राजवंश की शुरुआत हुई। जी हाँ, संग्राम राज 1003 से 28 ईस्वी ने लोहार वंश की नींव रखी। इसका केंद्र लोहरान था। इसी दौरान कश्मीर को एक बड़े बाहरी खतरे का सामना भी करना पड़ा। महमूद गजनवी ने कश्मीर पर कब्जा करने की दूसरी बार कोशिश की। दूसरी बार? पहली कब की थी? वो पहले भी एक बार कोशिश कर चुका था, करकोटा के समय के बाद शायद, लेकिन सफल नहीं हुआ था। अच्छा, तो क्या गजनवी इस बार सफल हुआ? नहीं, इस बार भी नाकाम रहा। कश्मीर के वो मुश्किल पहाड़ी रास्ते, कड़ाके की सर्दी और शायद स्थानीय लोगों का प्रतिरोध भी।
इन सब ने मिलकर गजनबी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लोहार वंश में और कौन से शासक अहम रहे? वो कला और साहित्य के संरक्षक थे, अच्छा। लेकिन साथ ही उन पर फिजूल खर्ची और क्रूरता के इल्जाम भी लगते हैं। उनका अंत भी बड़ा दुखद हुआ। उनका अंत कैसे हुआ? क्या सत्ता फिर से अस्थिर हो गई? बिल्कुल। हर्ष और उनके वारिस भोज को उन्हीं के 2 ताकतवर सेनापति भाई थे, उच्चल और सुस्सल। ओहो, अपने ही सेनापति? जी हाँ, उन्होंने ही मार डाला और खुद गद्दी पर कब्जा कर लिया। ये दिखाता है कि सत्ता के लिए अंदरूनी लड़ाई कितनी आम थी उस वक्त। क्या इस वंश में कोई ऐसा शासक भी हुआ जिसने लंबे समय तक थोड़ी स्थिरता दी हो? हाँ, जय सिंह का नाम लेना पड़ेगा यहाँ। 1128 से 1155 ईस्वी उनका शासनकाल इस लिहाज से अहम है। उन्होंने करीब 27 साल तक मजबूती से शासन किया और काफी हद तक शांति भी बनाए रखी। 27 साल, ये तो काफी लंबा समय है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, उन्हीं के शासनकाल में कल्हड़ ने अपनी वो महान कृति राजतरंगिणी पूरी की। राजतरंगिणी, हाँ, ये तो वाकई एक मील का पत्थर है। जी, जो आज हमारे लिए उस युग को समझने का सबसे बड़ा जरिया है। तो जयसिंह के बाद लोहार वंश का क्या हुआ? जयसिंह के बाद वंश फिर से कमजोर पड़ गया। इस वंश के आखिरी शासक थे वनीता देव। उनकी मृत्यु 1171 ईस्वी में हुई और उनकी मौत के साथ ही कश्मीर एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता के भंवर में फंस गया। फिर से वही दौर? हाँ, सत्ता के लिए अलग अलग गुटों में लड़ाई तेज हो गई। और इसी अराजकता के माहौल से फिर देव राजवंश का उदय हुआ? हाँ, 1171 ईस्वी के बाद देव राजवंश ने सत्ता संभाली। स्रोत में इनका कार्यकाल 1171 से 1371 लिखा है, पर असल में इनका असर 1339 के आसपास खत्म होता दिखता है। अच्छा, ये ठीक कर लेना चाहिए। जी। संग्राम देव और सूदेव इस वंश के जाने माने राजा थे। सूदेव के समय में, जो 1301 से 1320 तक थे, एक ऐसी घटना घटी जिसने कश्मीर पर बहुत गहरा असर डाला। वो क्या घटना थी? मध्य एशिया से जलाचू या दुलुचू नाम का एक तातार या मंगोल कह लीजिए सरदार ने कश्मीर पर भयानक हमला कर दिया। मंगोल आक्रमण? हाँ, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक कहर था। इसका क्या असर हुआ कश्मीर पर? दुलुचू ने कश्मीर में भारी तबाही मचाई। लूटपाट, कत्लेआम, बर्बादी। हालात इतने बिगड़ गए कि राजा सुहदेव खुद अपनी जान बचाकर किश्तवाड़ भाग गए। राजा ही भाग गया तो कश्मीर तो एकदम नेतृत्वहीन हो गया होगा। बिल्कुल। तो इस भयानक संकट में फिर कश्मीर की रक्षा किसने की? किसी ने तो सामना किया होगा। सुहदेव के एक सेनापति थे रामचंद्र। उन्होंने कोशिश की। उन्होंने 2 और प्रभावशाली लोगों की मदद ली। एक थे शाहमीर, जो उस वक्त स्वात घाटी के शासक बताए जाते हैं, और दूसरे थे रिंचन, जो तिब्बत या लद्दाख से आए एक राजकुमार थे। शाहमीर और रिंचन, ये नाम आगे चलकर बहुत अहम होने वाले हैं। जी हाँ, इन तीनों ने मिलकर दुलुचू का सामना करने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि कश्मीर के इतिहास में अक्सर होता है, कहानी ने यहाँ भी एक और नाटकीय मोड़ लिया होगा। बिल्कुल। यहाँ सत्ता का खेल दोस्ती और वफादारी से ज्यादा क्रूर साबित हुआ। रिंचन ने अचानक रामचंद्र की ही हत्या कर दी। क्या? अपने ही साथी की। हाँ, और फिर उनकी बेटी कोटा रानी से शादी कर ली और खुद कश्मीर के सिंहासन पर बैठ गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ था। और शामीर, वो अब रिंचन के मंत्री बन गए। गजब। तो जो साथ मिलकर लड़ रहे थे, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया और सत्ता हथिया ली। रिंचन ने फिर क्या किया? रिंचन ने रामचंद्र के बेटे को जेल से रिहा करके अपना सेनापति बनाया, शायद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, लोकल सपोर्ट हासिल करने के लिए। वो एक काबिल शासक साबित हुए, लेकिन उनके सामने अपनी वैधता स्थापित करने की चुनौती थी एक बाहरी जो थे। और यहीं पर उनके धर्म बदलने की कहानी आती है ना? स्रोत बताते हैं कि वो पहले हिंदू बनना चाहते थे। हाँ, ऐसा कहा जाता है। कश्मीर में अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए रिंचन शायद हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त के जो प्रभावशाली हिंदू धर्म गुरु थे, उन्होंने उन्हें, मतलब एक बाहरी और शायद बौद्ध पृष्ठभूमि से आए व्यक्ति को, हिंदू धर्म में शामिल करने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? जी हाँ। और ये इनकार कश्मीर के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। तो फिर उन्होंने इस्लाम कैसे अपनाया? जब हिंदू धर्म में उन्हें जगह नहीं मिली, तो रिंचन सूफी संत सैयद शरफुद्दीन अब्दुर्रहमान, जिन्हें बुलबुल शाह के नाम से ज्यादा जाना जाता है, उनके संपर्क में आए। अच्छा। उनकी शिक्षाओं से, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर रिंचन ने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा। वे सुल्तान सदरुद्दीन के नाम से कश्मीर के पहले मुस्लिम शासक बने।
ये कश्मीर के धार्मिक और राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी युगांतरकारी घटना थी। सुल्तान सदरुद्दीन यानी रिंचन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? क्या मुस्लिम शासन जारी रहा? नहीं, फौरन नहीं। उनकी मौत के बाद उनकी विधवा रानी कोटा रानी, वही रामचंद्र की बेटी जी हाँ, कोटा रानी ने फिर से सत्ता संभाली। उन्होंने देव वंश के ही उदयन देव से शादी कर ली, जो पिछले राजा सुहेदो के भाई थे। उदयन देव को कश्मीर का आखिरी हिंदू शासक माना जाता है। तो कोटा रानी एक बार फिर सत्ता के केंद्र में आ गईं, इस बार उदयन देव के साथ। हाँ, लेकिन उदयन देव का शासन भी कुछ खास प्रभावी नहीं रहा। उनकी मौत के बाद कोटा रानी ने एक बार फिर अकेले ही हुकूमत संभाली और इस बार उन्होंने बहुत बहादुरी और काबिलियत से राज किया। वो मध्यकालीन कश्मीर की सबसे शक्तिशाली महिला शासकों में से एक थी यकीनन। लेकिन लगता है उनकी किस्मत में स्थायी शासन नहीं लिखा था। दुर्भाग्य से नहीं। शाह मीर, जो रिंचन के वक्त से मंत्री थे और अब खुद बहुत ताकतवर और महत्वाकांक्षी हो चुके थे, हाँ, शाह मीर, उन्होंने कोटा रानी के खिलाफ बगावत कर दी। कोटा रानी ने उनका वीरता से मुकाबला किया, पर शाह मीर की ताकत बढ़ती जा रही थी। और इस संघर्ष का अंत कैसे हुआ? एक लंबा और कड़ा संघर्ष चला। आखिर में जब कोटा रानी को लगा कि वो शाह मीर को रोक नहीं पाएंगी और शायद बंदी बनने या अपमानित होने से बचने के लिए उन्होंने 1339 ईस्वी में आत्महत्या कर ली। ओह, ये तो बहुत दुखद अंत हुआ। वाकई कश्मीर के इतिहास का एक और दुखद अध्याय। कोटा रानी की मौत के साथ ही देववंश और कश्मीर में हिंदू शासन का अंत हो गया और इसने शाह मीर के लिए कश्मीर में पहले स्वतंत्र मुस्लिम राजवंश शाह मीरी राजवंश की स्थापना का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया। इसकी नींव पड़ी 1339 ईस्वी में, जब कोटा रानी के बाद सुल्तान शम्स उद्दीन गद्दी पर बैठे। खास बात यह है कि वो कश्मीर के पहले स्वतंत्र मुस्लिम शासक माने जाते हैं। ये कश्मीर के इतिहास में एक अहम मोड़ था। हाँ, बिल्कुल। शम्सुद्दीन के बाद फिर जमशेद, अलाउद्दीन, शहाबुद्दीन जैसे कई शासक हुए जिन्होंने इस वंश की बुनियाद को एक तरह से मजबूत किया। लेकिन इस वंश का असली सुनहरा दौर तो वो ज़ैनुल आबिदीन के साथ जुड़ा है। ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम तो बहुत सुना है। इनका शासनकाल तो काफी लंबा था, 1420 से 1470 तक, पूरे 50 साल। सुना है इन्हें बुड्शाह यानी महान राजा भी कहा जाता था। क्या वजह थी इनकी इतनी शोहरत की? हाँ, बुड्शाह, कई वजहें थी। एक तो उनका लंबा और स्थिर शासन, 50 साल बहुत होते हैं, यह अपने आप में बड़ी बात थी। दूसरा, उनका प्रशासन काफी मजबूत माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति की होती है। और मैंने पढ़ा है कि उन्होंने सांस्कृतिक स्तर पर भी बड़ा काम किया, जैसे महाभारत और कल्हण की राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद करवाना। ये सिर्फ अकादमिक दिलचस्पी थी या इसके पीछे कोई सियासी मकसद भी था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ ज्ञान का प्रसार नहीं था। इन अनुवादों के जरिए वो अलग अलग संस्कृतियों और समुदायों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। राज तरंगिनी, जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास है, उसका अनुवाद करवाकर वो शायद अपनी जड़ें स्थानीय परंपराओं से भी जोड़ना चाहते थे। ये दिखाता है कि वो कला और साहित्य को शासन के एक उपकरण की तरह भी इस्तेमाल कर रहे थे। दिलचस्प। और प्रशासन की बात करें तो क्या उन्होंने सिर्फ नीतियां बनाई या जमीन पर भी कुछ ठोस काम किया? और जमीन पर बहुत काम किया। उन्होंने कई नए शहर बसाए, जैसे जैनापुर, जैनागीर। खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरें खुदवाईं, जो आज भी कश्मीर में मौजूद हैं। श्रीनगर में झेलम नदी पर पहला लकड़ी का पुल, जैना का दल, बनवाना भी उन्हीं की देन है। अच्छा। और उनकी सहिष्णुता सिर्फ बातों में नहीं थी। उन्होंने रैनावारी, जिसे आज श्रीनगर में जोगी लंगर कहते हैं, वहां हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक शाही रसोई, लंगर कह लीजिए, वो भी खुलवाई थी। यानी एक तरह से जन कल्याण और बुनियादी ढांचे पर उनका पूरा ध्यान था। वास्तुकला के लिहाज से भी ये दौर अहम रहा होगा। बिल्कुल। इसी दौर में श्रीनगर की मशहूर जामा मस्जिद का विस्तार हुआ। खानकाहे मौला, जो सूफी संतों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, वैसी इमारतें बनी। आली मस्जिद और दूर गिलगित बल्तिस्तान में अंबुरिक मस्जिद भी इसी समय की हैं। ये इमारतें उस दौर की कारीगरी और वास्तुकला की समझ का बेहतरीन नमूना है। लेकिन कोई भी वंश हमेशा तो नहीं रहता। शाह मीर वंश का अंत कैसे हुआ? आखिरी शासक हबीब शाह थे, शायद 1561 के आसपास। हाँ, हबीब शाह 1557 से 1561 तक। उनके समय में मुगल बादशाह अकबर की नज़र कश्मीर पर पड़ चुकी थी।
अकबर ने अपने एक सेनापति कारा बहादुर को कश्मीर पर हमला करने भेजा। तो क्या मुगलों ने आसानी से कब्जा कर लिया? नहीं, यही कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। हबीब शाह के एक बहुत काबिल और महत्वाकांक्षी मंत्री थे गाजी चक। उन्होंने राजौरी के पास मुगल सेना को बुरी तरह हरा दिया। ये शाह मीर वंश के लिए एक बड़ी जीत थी। लेकिन इसका नतीजा उल्टा निकला क्या? हाँ बिल्कुल। जीत से तो हबीब शाह की स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, है ना? हाँ। पर हुआ ये कि इस जीत का सारा श्रेय गाजी चक को मिला। वो अचानक बहुत ताकतवर हो गए, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई और कुछ ही समय बाद उन्होंने हबीब शाह को गद्दी से हटा दिया और खुद नासिरुद्दीन मोहम्मद गाजी शाह चक के नाम से सुल्तान बन बैठे। अरे, तो देखिए, बाहरी खतरे को तो टाल दिया, लेकिन अंदरूनी सत्ता संघर्ष ने ही वंश बदल दिया। एग्जैक्टली, यही हुआ। यानी शाह मीर वंश का अंत अंदरूनी कलह से हुआ और यहीं से चक वंश 1555 से 1586 इसकी शुरुआत हुई। ये चक कौन थे, कहाँ से आए थे? चक मूल रूप से दर्द क्षेत्र के थे, जो आज का गिलगिट हुंजा का पहाड़ी इलाका है। पहले कश्मीर में भाड़ी के सैनिकों के तौर पर आए थे। गाजी चक खुद भी काफी बहादुर थे और पहले भी बाबर और हुमायूं के समय में मुगलों की कश्मीर जीतने की कोशिशों को नाकाम कर चुके थे। अच्छा, इस चक वंश में कोई और शासक भी हुआ जिसका जिक्र जरूरी हो? यूसुफ शाह चक का नाम लिया जाता है। 1579 से 1586 तक उन्हें कला और साहित्य का शौकीन बताया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसी खूबसूरत जगहों को छुट्टियों के रिसोर्ट के तौर पर विकसित किया। लेकिन उनका अंत बड़ा नाटकीय और दुखद रहा। नाटकीय? क्या हुआ उनके साथ? अकबर, जो कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, उन्होंने यूसुफ शाह चक को बातचीत करने के लिए दिल्ली बुलाया। यूसुफ शाह भरोसा करके चले गए, लेकिन अकबर ने संधि की शर्तों का पालन नहीं किया। उन्हें दिल्ली पहुंचने नहीं दिया गया, बल्कि रास्ते से ही बिहार ले जाकर नजरबंद कर दिया गया और वहीं उनकी मौत हो गई। ये तो सरासर धोखा हुआ। क्या ये अकबर की सामान्य रणनीति थी, विरोधियों से निपटने की? इसे हम अकबर की विस्तारवादी नीति का एक हिस्सा कह सकते हैं। मुगल अक्सर ताकत के साथ साथ कूटनीति और कभी-कभी ऐसी चालों का भी इस्तेमाल करते थे अपने मकसद को हासिल करने के लिए। जाहिर है, यूसुफ शाह के बेटे याकूब शाह चक ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अकबर की भेजी हुई सेना, जिसका नेतृत्व कासिम खान कर रहे थे, ने उन्हें हरिपुरा में हरा दिया और इस हार के साथ ही 1586 में कश्मीर पूरी तरह से मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो इस तरह कश्मीर में मुगल शासन की शुरुआत हुई 1586 से 1753 तक। अकबर के आने के बाद क्या बदलाव आए? क्या ये दौर शांति का था? शुरुआती दौर खासकर अकबर के शासनकाल में काफी हद तक शांति और स्थिरता का माना जाता है। अकबर ने कश्मीर की प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर ध्यान दिया। 1579 में वो खुद कश्मीर आए थे। उन्होंने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल को भेजा ताकि जमीन की पैमाइश करवाकर एक व्यवस्थित राजस्व प्रणाली लागू की जा सके। कहा जाता है कि कश्मीर की जो पर्वत राजस्व प्रणाली है, उसकी नींव इसी दौर में पड़ी। और टोडरमल की ये व्यवस्था ये क्यों महत्वपूर्ण थी? देखिए, एक मानकीकृत राजस्व प्रणाली से पूरे साम्राज्य में एक रूपता आती है। इससे टैक्स वसूलना आसान होता है, प्रशासन चलाना सुगम होता है और केंद्र का नियंत्रण मजबूत होता है। ये मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक कुशलता का एक उदाहरण था। अकबर ने सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि निर्माण पर भी ध्यान दिया। 1590 में श्रीनगर में हरी पर्वत का किला बनवाया और उसके पास नागर मगर नाम का एक नया शहर भी बसाया। अच्छा, अकबर के बाद जहांगीर आए, उनका कश्मीर से तो खास लगाव सुना जाता है। उन्होंने ही कश्मीर को वो शानदार बाग दिए जो आज इसकी पहचान है। डल झील के किनारे निशात बाग, शालीमार बाग, इसके अलावा अचबल और वेरीनाग में भी खूबसूरत बाग बनवाए। ये बाग सिर्फ घूमने की जगह नहीं थी, ये मुगल सौंदर्य बोध, इंजीनियरिंग और प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का प्रतीक थे। और फिर शाहजहां, उन्होंने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। हाँ, शाहजहां भी 1628 से। वो भी अपने पिता की तरह कला और निर्माण के शौकीन थे। उनके गवर्नर अली मर्दान खान ने 1632 में चश्मे शाही बाग बनवाया, जिसकी अपनी अलग खूबसूरती है। शाहजहां ने शालीमार बाग में भी कुछ हिस्से जुड़वाए और वेरीनाग बाग में पानी के चैनल और फव्वारे वो सब लगवाए। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मुगलों ने कश्मीर की उस छवि को गढ़ने में मदद की जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है? बिल्कुल। इन बागों ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता में इंसानी कारीगरी का एक नया आयाम जोड़ा। मुगल शासकों के संरक्षण ने कश्मीर के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलाने में मदद की।
ये एक तरह से कश्मीर की ब्रांडिंग थी उस समय की। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा नहीं रहा। औरंगजेब के आने के बाद मतलब 1658 से हालात बदलने लगे। स्रोत बताते हैं कि उनका रवैया अपने पुरखों से काफी अलग था। हाँ, औरंगजेब का शासनकाल कश्मीर के लिए काफी उथल-पुथल भरा रहा। उनकी नीतियां खासकर धार्मिक मामलों में ज्यादा कट्टर थी। उन्होंने कई पुराने नियम बदल दिए, जिससे स्थानीय आबादी खासकर गैर मुस्लिमों में असंतोष फैला। प्रशासन में भी ढिलाई आई। एक फ्रांसीसी यात्री थे, फ्रांसिस बर्नियर, जो औरंगजेब के साथ कश्मीर आए थे। वो लिखते हैं कि बादशाह ने सिर्फ एक बार 1665 में कश्मीर का दौरा किया। इससे पता चलता है कि शायद कश्मीर उनकी प्राथमिकताओं में उतना ऊपर नहीं था जितना जहांगीर या शाहजहां के लिए था। इस नीतिगत बदलाव का नतीजा क्या हुआ? क्या इसने अस्थिरता को जन्म दिया? मुशर्रफ सिंह, जब केंद्र की पकड़ कमजोर होती है और नीतियां ऐसी हों जो लोगों को बांटें, तो विद्रोह और अव्यवस्था फैलती है। औरंगजेब के बाद जो मुगल शासक आए वो और भी कमजोर थे। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में नियुक्त गवर्नर बेलगाम हो गए। भ्रष्टाचार बढ़ा, आम लोगों पर जुल्म होने लगे और अपराध भी बढ़ गए। प्रशासन लगभग ठप पड़ गया था। क्या इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बाहरी ताकतों ने नजर डालनी शुरू की? बिल्कुल। 1748 में अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली, दुरानी भी कहते हैं, उनके कमांडर अजमतुल्ला खान ने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की। हालांकि वो उस वक्त नाकाम रहा, लेकिन ये इस बात का संकेत था कि मुगल सल्तनत अब कश्मीर को संभाल पाने में सक्षम नहीं रही। और फिर मुगल शासन का अंत कैसे हुआ? क्या अब्दाली ने दोबारा हमला किया? कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। जैसे पहले हुआ था, मुगल गवर्नरों के कुशासन और जुल्म से कश्मीरी इतने तंग आ चुके थे कि दो प्रभावशाली स्थानीय रईसों, मीर मुकीन कांत और ख्वाजा जाहिर दिदमारी, ने खुद अहमद शाह अब्दाली को पैगाम भेजा। 1752 में उन्होंने अब्दाली, जो उस समय लाहौर में थे, को कश्मीर पर हमला करके मुगलों से छुटकारा दिलाने का न्योता दिया। क्या यानी फिर वही हुआ, अंदरूनी हालात ने बाहरी ताकत को बुलावा दे दिया? हाँ, ये पैटर्न कश्मीर के इतिहास में बार बार दिखता है। अब्दाली ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने अपने कमांडर अब्दुल्ला खान इशाक अकासी को एक फौज के साथ भेजा। 1753 में शिपियान के पास हुई लड़ाई में मुगल गवर्नर की हार हुई और कश्मीर पर अफगानों का कब्जा हो गया। तो क्या अफगान शासन मुगलों से बेहतर साबित हुआ, जो उम्मीद थी कश्मीरी रईसों की? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत तो बहुत ही खराब रही। अब्दुल्ला खान इशाक अकासी का शासन सिर्फ 5 महीने चला, लेकिन इस दौरान उसने भयानक जुल्म ढाए। व्यापारियों, किसानों, आम लोगों, सबको लूटा गया। एक तरह से आतंक का माहौल बन गया। कश्मीरी रईसों को शायद जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। तो फिर क्या हुआ? क्या कश्मीरियों में फिर बगावत की? हाँ, उन्हीं रईसों ने, मीर मुकीम कांत और ख्वाजा जहीर दिदमारी ने, इस बार दिल्ली में बैठे मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के कश्मीर में नियुक्त गवर्नर सुखजीवन राम, जो एक खत्री थे, के साथ हाथ मिला लिया। इन सब ने मिलकर साजिश रची और अब्दुल्ला खान इशाक अकासी को मरवा दिया। इस तरह 5 महीने के अंदर ही पहले अफगार शासन का अंत हो गया। और फिर से मुगल शासन? हाँ, कुछ समय के लिए। सुखजीवन राम ने 1753 से 1762 तक लगभग 9 साल आलमगीर द्वितीय के गवर्नर के तौर पर कश्मीर पर शासन किया। उन्होंने हालात सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन दिल्ली में मुगल सल्तनत खुद ही कमजोर हो चुकी थी और अहमद शाह अब्दाली भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। तो अब्दाली ने फिर हमला किया? बिल्कुल। 1762 में अब्दाली ने एक बड़ी फौज के साथ फिर कश्मीर पर चढ़ाई की और इस बार सुखजीवन राम को हराकर कश्मीर पर दोबारा अफगान कब्जा कर लिया। उसने नूरुद्दीन को अपना गवर्नर नियुक्त किया और यहीं से शुरू होता है अफगान या पठान शासन का वो दौर, 1762 से 1819, जिसे कश्मीरी इतिहास का सबसे अंधकारमय युग कहा जाता है। सबसे अंधकारमय युग, ऐसा क्यों कहा जाता है इन लगभग 67 सालों को? इसके पीछे कई कारण हैं। स्रोत बताते हैं कि ये दौर भयानक क्रूरता, लूटपाट और असुरक्षा का था। अफगान सैनिक और गवर्नर बेरहमी से लोगों को लूटते थे। कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। अब्दाली की मौत के बाद 1772 में तो हालात और बिगड़ गए। गवर्नर बहुत जल्दी बदलने लगे। सोचिए, बाकी के लगभग 47 सालों में करीब 28 गवर्नर बदले गए। 28 गवर्नर? हाँ, हर आने वाला गवर्नर सिर्फ अपनी जेब भरने में लगा रहता था। उसे पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। न कोई कानून था, न व्यवस्था। लोगों की जान माल की कोई कीमत नहीं थी। इसकी तुलना अगर हम शुरुआती मुगल दौर की स्थिरता से करें तो जमीन आसमान का फर्क था। यानी अफगान शासन मुगल शासन के आखिरी दौर से भी कहीं ज्यादा
बदतर साबित हुआ। इस दौर का अंत कैसे हुआ? क्या फिर किसी बाहरी ताकत ने मदद की? बिल्कुल। जुल्म और हताशा इस कदर बढ़ गई थी कि कश्मीरियों को एक बार फिर बाहर से मदद मांगनी पड़ी। आखिरी अफगान गवर्नर जब्बार खान के समय में दो प्रमुख कश्मीरी पंडित बीरबल धर और उनके बेटे पंडित राजा काग धर अपनी जान जोखिम में डालकर लाहौर पहुंचे। लाहौर क्यों? क्योंकि उस समय पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का शक्तिशाली सिख साम्राज्य स्थापित हो चुका था। पंडित बीरबल धर ने महाराजा रणजीत सिंह से मुलाकात की और उन्हें कश्मीर की दर्दनाक कहानी सुनाई और उनसे कश्मीर को अफगानों के जुल्म से आज़ाद कराने की गुहार लगाई। और महाराजा रंजीत सिंह मान गए? हाँ, महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी अपील पर ध्यान दिया। 1819 में उन्होंने लगभग 30,000 सैनिकों की एक बड़ी फौज कश्मीर भेजी। इस फौज ने शोपिया के पास अफगान गवर्नर जब्बार खान की सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया और इसी जीत के साथ कश्मीर से 67 साल के अफगान शासन का अंत हुआ और वो सिख साम्राज्य का हिस्सा बन गया। स्रोत इसे कश्मीर के इतिहास में आधुनिक काल की शुरुआत भी मानते हैं। अच्छा। यहाँ ये बात भी ध्यान देने लायक है कि 1819 के इस अभियान में राजा गुलाब सिंह भी शामिल थे, जो उस समय रंजीत सिंह की सेना में एक कमांडर थे और जिन्होंने राजौरी और किश्तवाड़ को जीतने में अहम भूमिका निभाई थी। यही गुलाब सिंह बाद में जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासक बने। तो ये थी मध्यकालीन कश्मीर के उस दौर की एक झलक। राजवंशों का बनना बिगड़ना, अवंती वर्मन जैसे निर्माता, शंकर वर्मन जैसे योद्धा, पर क्रूर शासक भी, रानी दिद्दा और कोटा रानी जैसी असाधारण औरतें जिन्होंने उस पुरुष प्रधान समाज में सत्ता संभाली, लंबे समय तक असर डाला। हाँ बिल्कुल। और रिंचन जैसे लोग जिनका एक फैसला पूरे इलाके की दिशा बदल गया। बिल्कुल। हमने देखा कैसे अंदरूनी कलह, सत्ता के लिए वो लगातार संघर्ष, बाहरी हमलों का खतरा जैसे गजनवी की कोशिशें और मंगोलों की वो भयानक तबाही और शासकों की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, इन सब ने मिलकर इस खूबसूरत वादी की किस्मत को बार बार लिखा और मिटाया। रानी दिद्दा का लगभग आधी सदी तक कश्मीर की राजनीति पर वो दबदबा, उसी उथल-पुथल के बीच कल्हण का राजतरंगिनी जैसा ग्रंथ लिखना और रिंचन का धर्म बदलकर पहला मुस्लिम सुल्तान बनना, ये सब ऐसे मोड़ थे जिन्होंने कश्मीर को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। आखिर में कोटा रानी की वो दुखद मौत ने एक युग का अंत किया और शाह मीर के साथ एक नए दौर की शुरुआत हुई। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे छोटे छोटे व्यक्तिगत फैसले, जैसे रिंचन को हिंदू धर्म में शामिल करने से वो इनकार या शाह मीर का बगावत करने का वो फैसला, इतिहास की धारा को किस हद तक मोड़ सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये हमें इस सवाल पे सोचने को मजबूर करता है कि इतिहास को बनाने में व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, महत्वाकांक्षा और हालात की भूमिका कितनी होती है, और बाहरी ताकतें जैसे हमले, व्यापार या नए धार्मिक सांस्कृतिक विचार वो कितना असर डालते हैं। इन दोनों के बीच का संतुलन क्या है? शाहमीर और चक जैसे स्थानीय वंशों से शुरू होकर शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन तक, फिर अफगानों के उस क्रूर शासन और आखिर में सिखों के आगमन तक, हर दौर ने अपनी छाप छोड़ी, वास्तुकला में, संस्कृति में, प्रशासन में और जाहिर है लोगों की जिंदगी पर। और अगर हम एक अंतिम विचार पे गौर करें तो ये बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न सोचने पर मजबूर करता है। कैसे अंदरूनी कमजोरी, चाहे वो शासकों की नाअहली हो, आपसी फूट हो या भ्रष्टाचार, बाहरी ताकतों को हस्तक्षेप का मौका देती रही है। शामीरों का अंत अंदरूनी संघर्षों से हुआ, मुगलों का पतन भी अंदरूनी कमजोरियों और फिर स्थानीय रईसों के निमंत्रण से हुआ, और अफगानों का जाना भी स्थानीय लोगों की गुहार और बाहरी मदद से संभव हुआ। सत्ता के नियंत्रण का ये सदियों लंबा इतिहास और बाहरी शक्तियों पर निर्भरता की ये विरासत आज भी इस क्षेत्र की राजनीति और लोगों की सोच को किस तरह प्रभावित करती होगी, ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। हम कश्मीर के इतिहास में थोड़ा पीछे चलेंगे, एक ऐसे दौर में जिसने उसकी पूरी दिशा ही बदल दी। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं सिख शासन की, जो करीब 1819 से 1846 तक रहा, और फिर उसके ठीक बाद कैसे डोगरा शासन की शुरुआत हुई। हमारे पास इस पर कुछ ऐतिहासिक स्रोत है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद क्या है? इन स्रोतों को देखकर ये समझना कि ये जो सत्ता का बदलाव था, कश्मीर कैसे सिख साम्राज्य का हिस्सा बना, उनका राजकाज कैसा था, क्या दिक्कतें आईं, और फिर कैसे ये सत्ता डोगरा शासकों के हाथ में चली गई। चलिए
इस कहानी को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। ये कश्मीर के इतिहास का एक बहुत ही आप कह सकते हैं निर्णायक मोड़ था। इसने सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि आने वाली पूरी सदी के लिए वहाँ के हालात तय कर दिए। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे बाहरी ताकतें थीं, कुछ अंदरूनी हालात थे और फिर कुछ बहुत अहम संधियां हुई हाँ। जिन्होंने मिलकर इस पूरे क्षेत्र की यूं समझ लीजिए तकदीर लिख दी। तो शुरुआत करते हैं 1819 से। Right. स्रोत बताते हैं कि पंडित बीरबल धर और राजा कक धर ये कुछ असरदार लोग थे वहां के। जी हाँ। उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी और फिर रंजीत सिंह ने करीब 30,000 सैनिकों की एक फौज कश्मीर भेज दी। हाँ, और ये फौज कामयाब रही। उस वक्त वहां अफगान शासक थे, उनको हराया और कश्मीर को मतलब सिख साम्राज्य में मिला लिया गया। अच्छा। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसी फौज में एक कमांडर थे, गुलाब सिंह। हाँ, गुलाब सिंह जिनका नाम बाद में बहुत आता है। बिल्कुल, वही गुलाब सिंह जो बाद में जम्मू के राजा बने और फिर कश्मीर के भी। उन्होंने भी 1819 में ही रणजीत सिंह के लिए राजौरी और किश्तवाड़ जैसे इलाके जीते थे, तो वो कहानी में पहले से ही मौजूद थे एक अहम किरदार के तौर पर। अच्छा। हाँ। तो मतलब कश्मीर लगभग 27 साल 1819 से 1846 तक हाँ। सिख साम्राज्य का हिस्सा रहा। हाँ। इतने लंबे टाइम तक लाहौर दरबार से ये प्रशासन चलता कैसे था? कश्मीर तो भौगोलिक रूप से थोड़ा दूर भी पड़ता है ना? हाँ, देखिए, प्रशासन का तरीका ये था कि लाहौर दरबार यानी महाराजा रंजीत सिंह और उनके बाद के जो शासक हुए वो कश्मीर के लिए गवर्नर नियुक्त करते थे। गवर्नर, ठीक है। और इन 27 सालों में आप देखिए कुल मिलाकर 10 गवर्नर बदले गए। 10 सिर्फ 27 साल में? जी हाँ, 10 गवर्नर। तो पहले जो गवर्नर थे वो थे दीवान मोतीराम। उन्होंने आते ही एक बड़ा फैसला लिया, श्रीनगर की जो जामा मस्जिद है उसे बंद करवा दिया। ओह। तो ये दिखाता है कि शुरुआत से ही मतलब सत्ता का समीकरण बदलने की एक कोशिश हुई। 10 गवर्नर, ये तो बहुत तेजी से बदलाव लगता है। क्या इससे प्रशासन में कोई मतलब अस्थिरता नहीं आई, या इन गवर्नरों में कोई ऐसा भी था जिसका काम थोड़ा बेहतर माना गया हो? बिल्कुल, इतनी जल्दी जल्दी गवर्नर बदलने से अस्थिरता तो आई ही होगी यकीनन, लेकिन इस दौर में एक गवर्नर ऐसे थे जिनका नाम अलग से लिया जाता है, मियां सिंह। मियां सिंह? हाँ, वो 1843 से 1841 तक गवर्नर रहे और उन्हें काफी काबिल माना जाता था। लोग उन्हें कर्नल के नाम से जानते थे। कर्नल, अच्छा। हाँ, ये उनकी शायद लोकप्रियता या उनके रुतबे को दिखाता है। हो सकता है उनकी काबिलियत ने कुछ हद तक स्थिरता दी हो, लेकिन उनके बाद हालात फिर बिगड़ने लगे। बाद के गवर्नरों में एक और नाम है जो ध्यान देने लायक है, शेख मोइनुद्दीन। 1842 से 45 तक उन्होंने वो जामा मस्जिद फिर से खुलवाई जो 1819 से बंद थी। अच्छा, जो पहले गवर्नर ने बंद करवाई थी। जी, वही। और उन्होंने शंकराचार्य मंदिर की मरम्मत भी करवाई। तो शायद ये बिगड़े हुए हालातों को संभालने की, या कह लीजिए स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने की एक कोशिश रही होगी। और इनके बाद उनके बेटे शेख इमामुद्दीन वो कश्मीर के आखिरी सिख गवर्नर साबित हुए 1845-46 तक। जमीनी स्तर पर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? क्या कोई सिस्टम था इलाकों को संभालने का? हाँ, एक बुनियादी ढांचा तो बनाया था उन्होंने। सिखों ने कश्मीर को प्रशासनिक सहूलियत के लिए 6 परगना में बांटा था। परगना यानी जिले समझ लीजिए। 6 परगना, ठीक है। और हर परगना में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक कोतवाल होता था, मतलब पुलिस अधिकारी। तो ये व्यवस्था कागज पर तो थी, लेकिन इसका असर कितना था ये इस बात पर निर्भर करता था कि गवर्नर कितना ताकतवर है और लाहौर से उसे कितना समर्थन मिल रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा मियां सिंह के बाद हालात बिगड़ने लगे। क्या ये सिर्फ गवर्नरों की नाकाबिलियत थी या कोई और भी वजह थी? आपने रणजीत सिंह की मौत का भी जिक्र किया था। हाँ, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनके बाद लाहौर दरबार में ही मतलब केंद्र में ही खींचतान शुरू हो गई, अस्थिरता आ गई। अब जब केंद्र ही कमजोर हो गया तो दूर के सूबे जैसे कश्मीर पर ध्यान देना और मुश्किल हो गया। तो गवर्नरों की कमजोरी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत अक्षमता नहीं थी, बल्कि ये केंद्र की ढीली होती पकड़ का भी नतीजा था। लाहौर अपनी ही समस्याओं में उलझा रहा तो कश्मीर की जरूरतें, वहां की मुश्किलें वो नजरअंदाज होती गई। और इसी उथल-पुथल के बीच स्रोत बताते हैं कि कुदरत का भी कहर बरपा। बिल्कुल, मतलब एक तो ये राजनीतिक उथल-पुथल चली रही थी, ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं ने लोगों की कमर तोड़ दी। बेमौसम बर्फबारी हुई, फसलें बर्बाद हो गईं। ओह। भयानक अकाल पड़ा और फिर प्लेग और हैजा जैसी बीमारियां
महामारियों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया, बहुत मुश्किल दौर रहा होगा। बहुत ज्यादा। और इसी मुश्किल दौर में कुछ यूरोपीय यात्री भी कश्मीर आए थे। जैसे एक फ्रांसीसी प्रकृतिवादी थे विक्टर जैक्वेमो 1832 में। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 अधिकारी आए, विलियम मूरक्राफ्ट 1835 और रेनल्ड टेलर 1846। अच्छा, उन्होंने क्या देखा? उनके जो विवरण है उनसे उस समय के कश्मीर की क्या तस्वीर सामने आती है? ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। उनके लिखे हुए वृत्तांत अगर आप पढ़ें तो काफी दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। उन्होंने देखा कि आम लोग भयानक गरीबी में जी रहे थे, बदहाली थी, भुखमरी और बीमारियां बिल्कुल आम थीं। लोग बड़ी संख्या में मर रहे थे। तो ये जो विवरण हैं ये सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं का नतीजा नहीं दिखाते, बल्कि ये उस दौर की जो प्रशासनिक लापरवाही थी, शायद संसाधनों का गलत इस्तेमाल था, उसकी तरफ बेइशारा करते हैं। ये एक तरह से शासकों की नाकामी का जीता जागता सबूत था। तो ये वो पूरी पृष्ठभूमि थी, राजनीतिक अस्थिरता, प्राकृतिक आपदाएं, लोगों की बदहाली, और इसी में फिर पहला एंग्लो सिख युद्ध हुआ 1845-46 में। जी हाँ। क्योंकि कश्मीर सिख साम्राज्य का हिस्सा था, तो इस युद्ध ने तो यकीनन सब कुछ बदल दिया होगा। हाँ, इस युद्ध ने कश्मीर की किस्मत पर आप कह सकते हैं निर्णायक असर डाला। सिख साम्राज्य ये युद्ध हार गया, अंग्रेजों से हार गए। नतीजा ये हुआ कि लाहौर पर अंग्रेजों का दबदबा कायम हो गया। और इसी हार के बाद 2 बहुत ही महत्वपूर्ण संधियां हुईं। इन संधियों ने कश्मीर का पूरा भविष्य तय कर दिया। ये सिर्फ कागजी समझौते नहीं थे, ये इस क्षेत्र के इतिहास के मील के पत्थर साबित हुए। ठीक है, तो पहली संधि कौन सी थी और उसमें क्या तय हुआ? पहली थी लाहौर की संधि। ये हुई 9 मार्च 1846 को। ये सिखों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच थी। सिखों और कंपनी के बीच? जी। हारने वाले सिखों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें ब्यास और सतलुज नदियों के बीच का अपना सबसे उपजाऊ इलाका, जिसे जालंधर दोआब कहते हैं। हाँ, जालंधर दोआब, आज के पंजाब का अहम हिस्सा। बिल्कुल, वो अंग्रेजों को देना पड़ा और साथ ही उन पे 1.5 करोड़ नानकशाही रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया। नानकशाही रुपए उस समय की सिख मुद्रा थी। 1.5 करोड़ रुपए? उस जमाने में ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। क्या सिख दरबार ये दे पाया? मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल सही अंदाजा है आपका। सिख दरबार पहले ही युद्ध में कमजोर हो चुका था, खजाना खाली था, इतनी बड़ी रकम चुकाना उनके बस में नहीं था। तो फिर? तो जब वो ये हर्जाना नहीं दे पाए तो उन्हें इसके बदले अपना और इलाका अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। और ये था ब्यास और सिंधु नदियों के बीच का पहाड़ी क्षेत्र, जिसमें कश्मीर घाटी भी शामिल थी। अच्छा, तो कश्मीर घाटी भी? हाँ, तो इस तरह लाहौर की संधि के जरिए कश्मीर घाटी का नियंत्रण आप कह सकते हैं तकनीकी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। और इसके फौरन बाद ही, मतलब कुछ ही दिनों में, दूसरी संधि हुई, जिसे अक्सर कश्मीर की बिक्री या सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये कैसे हुआ? हाँ, लाहौर संधि के सिर्फ 1 हफ्ता बाद 16 मार्च 1846 को ये थी अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि? जी। और ये संधि हुई ईस्ट इंडिया कंपनी और जम्मू के राजा गुलाब सिंह के बीच। अच्छा, गुलाब सिंह के साथ? जी। वही जो रंजीत सिंह के कमांडर थे? हाँ, वही गुलाब सिंह। याद है, हमने उनका जिक्र पहले किया था। जी। अब तक वो जम्मू के एक ताकतवर राजा बन चुके थे। तो इस संधि में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने वो सारा पहाड़ी इलाका जो उन्हें सिखों से मिला था, मतलब सिंधु नदी के पूरब और रावी नदी के पश्चिम का हिस्सा, जिसमें कश्मीर घाटी भी थी। हाँ, कश्मीर घाटी समेत, लेकिन चंबा को छोड़कर वो सारा इलाका अंग्रेजों ने राजा गुलाब सिंह को दे दिया। दे दिया? जी। मतलब बेच दिया? बेच दिया। बदले में गुलाब सिंह ने क्या दिया? बदले में राजा गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 75 लाख नानकशाही रुपए दिए। 75 लाख? यानी सिखों पर जो 1.5 करोड़ का हर्जाना था उसका ठीक आधा। बिल्कुल ठीक आधा वो गुलाब सिंह ने चुकाया और बदले में कश्मीर समेत एक बहुत बड़ा इलाका हासिल कर लिया। इसी अमृतसर की संधि ने आप कह सकते हैं औपचारिक रूप से कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की। अच्छा। 1846 में कश्मीर इस तरह खरीदा गया और जम्मू के साथ मिलकर एक नई रियासत बनी, जम्मू और कश्मीर रियासत, जिसके पहले महाराजा बने गुलाब सिंह। तो इस पूरे लेन देन का नतीजा ये निकला कि कश्मीर अगले 100 साल तक डोगरा शासन के अधीन रहा, 1846 से 1947 तक। बिल्कुल, लगभग एक सदी। 1846 से 1947 तक कश्मीर पर डोगरा राजाओं का शासन रहा और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि इस लंबे दौर में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए। कुछ सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं भी सामने आई, जिनसे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच थोड़ी दरारें बढ़ीं।
और जैसे जैसे पूरे भारत में आज़ादी की लड़ाई तेज हुई तो कश्मीर में भी डोगरा शासन के खिलाफ आवाजें उठने लगीं, राजनीतिक आंदोलन शुरू हो गए। और फिर आखिरकार 1947 में भारत की आज़ादी और बंटवारे के समय क्या हुआ? अक्टूबर 1947 में बंटवारे के बाद जो उथल-पुथल मची और फिर कबायली हमला हुआ, उसके बीच तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत किए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। जी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर रियासत भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। और इसके बाद से लेकर अगस्त 2019 तक यह क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में जाना जाता रहा। तो अगर हम पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, कश्मीर अफगान शासन से सिख शासन में आया, फिर सिख प्रशासन चला लेकिन कमजोर पड़ गया। हाँ, फिर एक युद्ध हुआ, एंग्लो सिख युद्ध, और उसके बाद 2 संधियां हुई लाहौर और अमृतसर की, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। जी बिल्कुल। और इन संधियों ने कश्मीर को पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में दिया और फिर राजा गुलाब सिंह के हाथों में पहुंचा दिया। और इसी से डोगरा शासन की एक पूरी सदी शुरू हुई। ये वाकई बहुत तेज और बहुत दूर तक असर डालने वाला बदलाव था। लाहौर और अमृतसर की संधियां सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं थी, उन्होंने इस क्षेत्र की पूरी सामाजिक राजनीतिक जमीन ही बदल दी। सही। इन संधियों ने न सिर्फ अगले 100 साल का शासन तय किया, बल्कि जैसा हमने देखा बाद के दशकों में जो सांप्रदायिक तनाव बढ़े और फिर आज़ादी और स्वशासन के लिए जो संघर्ष हुए, उनकी नींव भी कहीं ना कहीं इसी दौर में इन्हीं घटनाओं में पड़ी। इस पूरी बातचीत से एक सवाल जरूर मन में उठता है, जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए कि कैसे बाहरी ताकतें और उनके बीच हुए समझौते या संधियां, जिनमें अक्सर उस जगह के लोगों की सीधी मर्जी या राय शामिल नहीं होती, हाँ बिल्कुल, वो किसी क्षेत्र को तकदीर पर, उसकी पहचान पर, उसके भविष्य पर इतना गहरा और इतने लंबे समय तक चलने वाला असर डाल सकते हैं। ये इतिहास हमें इस पर सोचने को जरूर मजबूर करता है। बिल्कुल सही कहा। ये एक बहुत अहम सवाल है जो इस पूरी प्रकरण से उभरता है।